विवेक मासिक पत्रिका के द्वारा प्रकाशित दीपस्तंभ ग्रंथ के विमोचन कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत है। हम सभी को विदित है कि यह वर्ष राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का शताब्दी वर्ष है। लंका पूर्ण सोने की क्यों न हो। जन्मभूमि के प्रति नतमस्तक होते हुए हम सभी उसके प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करें। राष्ट्र के प्रति समर्पण, त्याग और भक्ति की भावना को जागृत करने और रखने का कार्य ही विगत 100 वर्षों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ कर रहा है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का यह शताब्दी वर्ष है और इस वर्ष के निमित्त ही हिंदी विवेक मासिक पत्रिका के द्वारा दीपस्तंभ ग्रंथ प्रकाशित किया गया है। यह ग्रंथ संघ की 100 वर्षों की यात्रा का बखान नहीं करता, अपितु इस यात्रा में संघ ने जो काम समाज में किया है, उनका जो सकारात्मक परिणाम समाज पर हुए हैं, उसको शब्दबद्ध करने का काम इस ग्रंथ के माध्यम से हिंदी विवेक ने किया है। हमारी यह परंपरा रही है कि जब भी कोई विशेषांक या ग्रंथ प्रकाशित होता है तो उसका विमोचन भी उस विषय के विशेषज्ञों के द्वारा किया जाता है, जिससे कार्यक्रम के माध्यम से उस विषय से संबंधित अधिक जानकारी हम लोगों तक पहुंचा सके। आज हमारा सौभाग्य है कि शताब्दी वर्ष के निमित्त प्रकाशित इस ग्रंथ का विमोचन राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख माननीय सुनील अंबेकर जी तथा महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री श्री आशीष शेलार जी के द्वारा किया जा रहा है। मैं हिंदी विवेक के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और विवेक समूह के प्रबंध संपादक क्रमशः माननीय अमोल पेडनेकर जी और दिलीप करंबेकर जी से निवेदन करती हूँ कि वे माननीय सुनील जी का स्वागत करें। सुनील जी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के राष्ट्रीय संगठन मंत्री रहे। संगठन मंत्री के दायित्व पर रहते हुए विभिन्न विश्वविद्यालयों, शिक्षण संस्थानों के अध्यापकों तथा शोधार्थियों से निरंतर संवाद करने के लिए देश भर में प्रवास करते रहे। समय की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए सुनील जी ने संघ के प्रचार विभाग को अधिक मजबूत किया है। पूजनीय सरसंघ चालक जी के विज्ञान भवन में हुए कार्यक्रम का सफल आयोजन करने का श्रेय भी माननीय सुनील जी को जाता है। अमोल जी और दिलीप जी से पुनः निवेदन है कि वे कृपया आशीष शेलार जी का भी स्वागत करें। आशीष जी महाराष्ट्र राज्य के सांस्कृतिक मंत्री हैं, विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता रहे हैं। उनका खेलों के प्रति भी विशेष लगाव रहा है। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी रहे हैं। राजनीति में उनका सफ़र भारतीय जनता युवा मोर्चा के अध्यक्ष, पार्षद, विधायक से होता हुआ अब महाराष्ट्र के संस्कृति मंत्री तक भी पहुंचा है। अमोल जी से निवेदन करूंगी कि वे कृपया राम सुंदर झा जी का भी स्वागत करें। राम सुंदर झा जी झा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक हैं। एक सफल उद्यमी और निर्माण क्षेत्र के विशेषज्ञ के रूप में प्रतिष्ठित हैं। उनकी कंपनी के द्वारा महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हिमाचल इत्यादि जैसे राज्यों में महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स, भवन निर्माण, पुलों की मरम्मत, फ्लाईओवर निर्माण को गुणवत्ता और समयबद्धता के साथ सफलतापूर्वक पूर्ण करने का श्रेय जाता है। हिंदी विवेक अपने विशेषांकों, पुस्तकों और ग्रंथों के माध्यम से समाज में हो रहे सकारात्मक परिवर्तनों की चर्चा करता है, उन पर प्रकाश डालने का कार्य करता है। किसी विचार को अपने पाठकों के सम्मुख पुस्तक के रूप में प्रकाशित करने तक का जो सफ़र रहता है, एक टीम को प्रोत्साहित करने के लिए निरंतर नेतृत्व की आवश्यकता होती है। हिंदी विवेक को वह नेतृत्व माननीय अमोल पेडनेकर जी के रूप में प्राप्त हुआ है। दीपस्तंभ ग्रंथ उनके विचारों की ही परिणति है जो आज आप सभी के सम्मुख उपस्थित है। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे कृपया दीपस्तंभ ग्रंथ की प्रस्तावना के लिए आप सभी के सम्मुख आएँ। माननीय अमोल जी।
आदरणीय मंच, मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार विभाग प्रमुख माननीय सुनील अंबेकर जी, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की नींव से जिनका निर्माण हुआ है और आज महाराष्ट्र के सांस्कृतिक मंत्री के रूप में जिन्होंने जो योगदान दे रहे हैं, ऐसे तरुण तड़पदार श्री आशीष सेलार जी, हिंदी विवेक मासिक पत्रिका के हमारे सभी के प्रमुख, विवेक समूह के प्रमुख श्री दिलीप करमलेकर जी, और हिंदी विवेक से जिनका आत्मीय लगाव है, आत्मीय भाव से जुड़े हुए हैं, ऐसे उद्योजक एवं सामाजिक कार्यकर्ता श्री राम सुंदर झा जी, मंच पर उपस्थित आप सभी गणमान्य व्यक्तियों को मैं प्रणाम करता हूं। आज के इस सभागार में वैसे तो आज 2-3 बातें हैं। माननीय नरेंद्र मोदी जी की फिल्म जो है वो आज बीकेसी में प्रसारित हुई है, साथ में भारत पाकिस्तान की मैच है। ऐसे सारे माहौल में आप सभी विवेक के स्नेह के कारण यहाँ पर उपस्थित रहे हैं, तो मंच के सम्मुख उपस्थित आप सभी विवेक स्नेही जनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूँ। आपके उपस्थिति का मुद्दा जो है वो इस प्रकार से है कि आज हिंदी विवेक के माध्यम से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष निमित्त ग्रंथ प्रकाशित हो रहा है, दीपस्तंभ नाम का। उस ग्रंथ के प्रकाशन हेतु आप सभी यहाँ उपस्थित रहे हैं, ये एक बात है। लेकिन यह इस प्रकार राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल का प्रवास जो है आप सभी के लिए अत्यंत आत्मगौरव का भाव है। आपकी उपस्थिति में इसका भी अत्यंत मौलिक भाग है। केवल एक संस्था जो है 100 साल समाज के लिए समर्पित वृत्ति से कार्य करती है, समाज में समर्पण भाव से एक जागृत निर्माण करती है, तब वो संस्था एक संगठन नहीं रहती। तो वो संस्था जो है वो विचारधारा के रूप में संपूर्ण समाज में दिखाई देती है। आज इसी प्रकार का माहौल संपूर्ण देश में और विदेश में भारतीय के रूप में, हिंदू के रूप में हम सब महसूस कर रहे हैं। एक समय ऐसा था कि 100 साल पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के आद्य सरसंघचालक डॉक्टर हेडगेवार जी ने कहा था कि मी म्हणतो हे हिंदू राष्ट्र आहे, और इस एक बात ने सारे भारतवर्ष में जो एक 100 सालों में परिवर्तन लाया हुआ है। भारत स्वतंत्रता के बाद एक प्रधानमंत्री इस प्रकार से थे जो कह रहे थे कि मैं बाय मिस्टेक हिंदू हूँ। आज एक प्रधानमंत्री इस प्रकार से है कि आज पूरे हिंदुत्व के एजेंडों को लेकर, हिंदुत्व, राष्ट्रीयत्व, इस विषय को लेकर कार्य हो रहा है। ये जो 100 सालों में परिवर्तन हुआ है, वो परिवर्तन के आप और आपसे जुड़े हुए जो भावनिक रूप से जुड़े हुए संघ के स्वयंसेवक है, ये सारे इसके लिए आत्मगौरव का भाव महसूस करते हैं। हिंदी विवेक मासिक पत्रिका गत 17 सालों से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की विचारधारा को लोगों तक पहुंचाने का कार्य कर रही है। एक राष्ट्र चेतना जगाने का कार्य हिंदी विवेक मासिक पत्रिका ने अपने नियमित अंक, विशेष अंक, ग्रंथ या अन्य जो साहित्य विवेक ने प्रकाशित किया है, उसके माध्यम से किया हुआ है। आज आप सभी जिस संख्या में यहाँ उपस्थित हो, यह इसी का भाव है। हिंदी विवेक मासिक से आपका जो लगाव जुड़ा हुआ है, आपके जो संपर्क बने हुए, वो एक आत्मीय के, विचारधारा के है। इस कारण इसी परंपरा में हिंदी विवेक मासिक पत्रिका ने 17 सालों से काम किया हुआ है और एक पाठकों से सकारात्मक संवाद निर्माण करने का प्रयास किया हुआ है। आज का जो माहौल हम महसूस कर रहे हैं, इसी प्रकार का माहौल गत 2 दिन पहले माननीय नितिन गडकरी जी की उपस्थिति में दिल्ली में इसी ग्रंथ का विमोचन का कार्यक्रम हुआ था, और दिल्ली में भी इसी प्रकार से पूरा हॉल लबालब भरा था। सिर्फ हॉल लबालब भरा था ये बात नहीं है, लेकिन हिंदी विवेक का प्रचार प्रसार और कार्य जो है देश के सभी राज्यों में, सभी प्रमुख शहरों में के पाठकों ने, सुधी पाठकों ने उसको स्वीकार किया हुआ है। ये उसका परिणाम है। आज मंच और मंच के सामने उपस्थित आप सभी के सम्मुख मैं 2 घोषणाएं करने जा रहा हूं।
एक घोषणा इस प्रकार से है, मैं माननीय सुनील अंबेडकर जी और आशीष शेलार जी को कहूँगा कि आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की 125वीं जयंती इस वर्ष मनाई जा रही है और आज हम एक राष्ट्र पुरुष जैसा पूरा भारत देख रहे हैं। वो भारत जो है वो सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता की देन है। सरदार वल्लभ भाई पटेल ना होते तो क्या होता, या सरदार वल्लभ भाई पटेल की दृढ़ता ना होती तो क्या होता, इसके बारे में हम सोच भी नहीं सकते। लेकिन ये बात जो है, ये बात एक पीढ़ी को मालूम है। आज की जो युवा पीढ़ी है उन तक भी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान पहुंचना अत्यंत आवश्यक है। इस कारण अगले महीने में हम राष्ट्र संगठक सरदार वल्लभ भाई पटेल इस विषय पर विषय अंक प्रकाशित करने जा रहे हैं। मुझे पूर्ण आशा है कि जिस प्रकार से हिंदी विवेक के द्वारा प्रकाशित हुए अलग अलग ग्रंथ विषय अंक को देश भर के सुधी पाठकों ने स्वीकार किया हुआ है, इसी अंक का भी इसी प्रकार से स्वीकार होगा, ये हमारा विश्वास है। दूसरी अत्यंत महत्वपूर्ण घोषणा हम ऐसे करने जा रहे हैं कि हिंदी के क्षेत्र में हम कार्य कर रहे हैं। साप्ताहिक विवेक के माध्यम से हिंदी क्षेत्र में हम मराठी क्षेत्र से हिंदी में आए हुए हैं। हिंदी जनों में कार्य करते हुए दिलीप करमरेकर जी, अमोल पेडनेकर, पल्लवी अन्वेकर, ये सब मराठी जन हैं। हम कहीं भी पूरे देश भर में जाते हैं तो हमें यह भाव महसूस नहीं होता कि आप हिंदी नहीं हो, आप मराठी जन हो, आप कैसे इस क्षेत्र में। लेकिन हिंदी लोगों ने हमें जो स्वीकार किया हुआ है तो हिंदी के प्रति हमारी भी एक भावना बनती है। और एक हम देखते हैं कि पूरे भारतवर्ष में जब प्रवास करते हैं तो हिंदी से जुड़े हुए शिक्षक जन जो है वो हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए जिस प्रकार से अपना योगदान देते हैं, ये सारा योगदान जो है वो हिंदी के सिर्फ मुंबई वाली हिंदी या उत्तर प्रदेश वाली हिंदी नहीं, मुंबई के कोंकण में आप जाते हो तो भी वहाँ पर कार्य करने वाले लोग मिलते हैं। तो इस वर्ष हमने एक घोषणा की हुई है। वो घोषणा इस प्रकार से है कि संपूर्ण देश में हिंदी से जुड़े हुए, हिंदी से प्रचार प्रसार के लिए कार्य करने वाले शिक्षकों को हिंदी सेवी शिक्षक पुरस्कार से हम सम्मानित करेंगे। इस वर्ष का हिंदी सेवी शिक्षक पुरस्कार माननीय श्री शीतला प्रसाद दुबे जी को हम देने जा रहे हैं। हिंदी विवेक मासिक पत्रिका के माध्यम से शीतला प्रसाद दुबे जी को हम सम्मानित कर रहे हैं। हम हिंदी विवेक का सम्मान कर रहे हैं क्योंकि शीतला प्रसाद दुबे जी इस प्रकार के व्यक्तित्व है जिन्होंने महाराष्ट्र राज्य हिंदी अकादमी के कार्याध्यक्ष के रूप में 2 बार अपना योगदान दिया हुआ है। हिंदी के प्रचार प्रसार के लिए गत 5 दशकों से उनका योगदान रहा हुआ है। हम अपने आप को गौरवान्वित समझते हैं। दीपस्तंभ ग्रंथ जो आज मान्यवर व्यासपीठ के शिव कर कमल द्वारा प्रकाशित होने वाला है, ये दीपस्तंभ ग्रंथ जो है, इस ग्रंथ के संदर्भ में हमें आपको एक बात बतानी है। इस ग्रंथ में सिर्फ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 16 साल का सिर्फ प्रवास हमने बताया नहीं है, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल में उन्होंने जो परिवर्तन किए हैं, अलग अलग क्षेत्र में कार्य करते हुए, अलग अलग क्षेत्र में भारत के साथ संपूर्ण विदेश तक जो परिवर्तन किए हुए, उस परिवर्तन का जो हमें एहसास हो रहा है, हमारे अंतर्मन को एहसास हो रहा है, उस एहसास की बातें इस ग्रंथ में प्रस्तुत की गई है। इस ग्रंथ को प्रकाशित करते वक्त हमारे मन में जो भाव है, विवेक के कार्यकारी संपादक हो, अधिकारी हो, कर्मचारी हो, सारे समर्पित भाव से कार्य करने लगे और 3 महीने में इस ग्रंथ के विषय का प्रारंभ करने से लेकर विषय को प्रकाशित करने तक 3 महीने में सारा काम पूरा किया हुआ है। ये जो बातें हैं, ये उत्साह कहाँ से आता है? तो हम एक ऐसे शक्ति के लिए कार्य कर रहे हैं कि वो शक्ति जो है पूरे भारतवर्ष में या विश्व हिंदुओं में उसकी जो प्रेरणा है वो हमें कार्य के लिए प्रेरणा देती है। तो ऐसे ही विषय को प्रकाशित करते वक्त हमारे मन में, संपूर्ण टीम में जो भाव था, वो भाव इस प्रकार से था कि हिंदी विवेक के माध्यम से जो हम आज के युवाओं के सम्मुख एक ग्रंथ का प्रकाशन कर रहे हैं, वो आज के युवाओं को कुछ भविष्य में आने वाली चुनौतियां जो है, उस चुनौतियों के संदर्भ में उनके योगदान की अपेक्षा किस प्रकार से है, इस संदर्भ में चर्चा उपस्थित की गई है। आज वैश्विक स्तर पर और अंतर्गत रूप में जो चुनौतियां हमारे सामने सम्मुख है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक करेगा नहीं तो संघ कुछ करता नहीं। जो व्यक्ति निर्माण के काम संघ करता है वो व्यक्ति करता है। ये संघ की व्यक्ति के रूप में हमें क्या करना है, इन सारी बातों पर चर्चा इस ग्रंथ में की गई है। लेकिन इस ग्रंथ के संदर्भ में आपके सम्मुख बातें रखते वक्त मैं एक बात जरूर कहूँगा कि हमारे मन में कहीं भी ये भावना नहीं है
कि इस ग्रंथ को प्रकाशित करते वक्त हमने पूरी तरह से फुलफिल रूप में संघ का प्रत्यार्पण आपके सामने किया या प्रस्तुति आपके सामने की हुई है, ऐसा भाव हमारे मन में कहीं नहीं है, क्योंकि संघ जो है वो समुद्र की तरह गहरा है और आकाश की तरह अनंत है। इस अनंत संघ को आपको समझाना इतनी हमारी बात नहीं है, लेकिन गागर में सागर भरने का प्रयास हमने जरूर किया हुआ है। और इस ग्रंथ के माध्यम से आने वाली युवा जनरेशन को, क्योंकि हमारी सारी निर्मित जो होती है युवा के लिए होती है, क्योंकि युवाओं को प्रेरित करने का कार्य होना अत्यंत आवश्यक है। हम सारे निर्मित उसी विषय को लेकर करते हैं और इस ग्रंथ को प्रकाशित करते वक्त हमारे मन में भावना जो थी इसी प्रकार से थी। तो हमें एक पूर्ण विश्वास है कि हिंदी विवेक के माध्यम से जो ग्रंथ प्रकाशित किया गया है ये ग्रंथ युवाओं को प्रेरणा देगा। मैं इस विश्वास के साथ मंच को निवेदन करता हूँ कि हिंदी विवेक द्वारा प्रकाशित दीपस्तंभ ग्रंथ का आप लोकार्पण करें। मैं मेरी इस निवेदन से मैं मेरी वाणी को विराम देता हूं और आने वाले 2 दिनों में कल नवरात्रि का उत्सव प्रारंभ हो रहा है। आप सभी को नवरात्रि की शुभकामना देता हूं और मेरी वाणी को विराम देता हूं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की 100 वर्षों की यात्रा और उसके सकारात्मक परिणामों को शब्दबद्ध करने वाले इस दीपस्तंभ ग्रंथ का सभी मंचासीन मान्यवरों ने अभी यहाँ विमोचन किया है। हिंदी विवेक के द्वारा जब भी कोई ऐसा उपक्रम शुरू किया जाता है या जब भी कोई विशेषांक या ग्रंथ हम सभी सुधी पाठकों के सामने प्रस्तुत करते हैं तो ये एक टीम भावना या टीम की प्रेरणा होती है। वो टीम हमारी कार्यालय में भी होती है और समाज में जो अलग अलग पद्धति से हमें, चाहे वो कंटेंट के स्वरूप में हो चाहे आर्थिक स्वरूप में हो, योगदान करने वाले लोगों के स्वरूप में भी होती है। और आज इस कार्यक्रम के दौरान हम सभी हिंदी विवेक की पूरी टीम हर्षित है कि जिन लोगों ने इस दीपक स्तंभ ग्रंथ के लिए हमें सहयोग प्रदान किया है, हम उनका हमारे मंचासीन अतिथियों के माध्यम से सत्कार कर पा रहे हैं। हमारे साथ मंच पर राम सुंदर झा जी जो उपस्थित हैं ही, उन्होंने इस ग्रंथ के लिए हमें सहयोग प्रदान किया है। लेकिन जैसे कि अभी अमोल जी ने कहा, कल से नवरात्रि प्रारंभ हो रही है और दुर्गा शक्ति की उपासना की जाती है नवरात्रि में। तो निश्चित रूप से जब तक गृहिणी साथ नहीं देती है तब तक मनुष्य या व्यक्ति भी समाज में उतने अच्छे तरीके से कार्य नहीं कर सकता है। तो मैं राम सुंदर झा जी की पत्नी माननीय मनोरमा झा जी से भी निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए और हम हिंदी विवेक के माध्यम से दोनों का ही झा दंपति का ही सत्कार करने का प्रयत्न करेंगे। माननीय अंबेकर जी और आशीष शिला जी से निवेदन है कि वे कृपया झा दंपति का स्वागत करें, सत्कार करें। मनोरमा झा जी ने 12 वर्षों तक शिक्षा क्षेत्र में कार्य किया है। उसके बाद पारिवारिक कंस्ट्रक्शन व्यवसाय झा कंस्ट्रक्शन प्राइवेट लिमिटेड में कदम रखा। मुंबई स्थित मुख्यालय से कंपनी का संचालन करती हैं। उनके द्वारा शुभ सीता फाउंडेशन की स्थापना की गई है क्योंकि उनका मूल मिथिला है। बिहार के सरकारी स्कूलों में वॉलंटियर टीचर, छात्रवृत्ति और डिजिटल शिक्षा सामग्री उपलब्ध कराना शुभ सीता फाउंडेशन की प्रमुख विशेषता है। मैं माननीय सुधीर गोयल जी से निवेदन करूंगी कि कृपया वे भी मंच पर आएं। हम आज के हमारे मान्यवरों के माध्यम से उनका भी सत्कार करना चाहेंगे। सुधीर गोयल जी अंकित ग्राम सेवाधाम आश्रम का संचालन करते हैं। ये उज्जैन में स्थित है। कुष्ठ रोगियों की सेवा करने में सुधीर भाई जी ने अपना सारा जीवन समर्पित कर दिया है। उनके आश्रम में ऐसे रोगी हैं जिनका साथ उनके परिवार के लोगों ने भी नहीं दिया, परंतु सुधीर भाई जी ने न सिर्फ उनकी सेवा शुश्रूषा की अपितु उन्हें पारिवारिक माहौल देने का भी पूरा प्रयत्न किया।
सुधीर भाई जी का जीवन सेवा परमो धर्म का उत्तम उदाहरण है, एक जीता जागता अनुपम उदाहरण है। अभी अमोल जी ने आपको एक नई सूचना एक नया हिंदी विवेक के द्वारा किया गया नया उपक्रम के बारे में जानकारी दी है। इस वर्ष से हम सब हिंदी सेवी शिक्षक पुरस्कार का प्रारंभ करने जा रहे हैं। किसी भी भाषा को बच्चों के मन मस्तिष्क तक पहुंचाने के लिए और उस भाषा का माधुर्य उनके जीवन में उतारने का काम शिक्षकों के माध्यम से ही किया जाता है। और आज के हमारे पुरस्कार प्राप्त करने वाले व्यक्ति माननीय शीतला प्रसाद दुबे जी इसका सर्वोत्तम उदाहरण है। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे कृपया मंच पर आएं। शीतला प्रसाद जी हिंदी शिक्षा और साहित्य जगत का जाना माना नाम है। जयशंकर प्रसाद का गीति काव्य पर शोध करके उन्होंने डॉक्टरेट की उपाधि प्राप्त की है। उनकी दो दर्जन से अधिक मौलिक और संपादित पुस्तकें हैं। विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में लेख और शोध पत्र प्रकाशित हो चुके हैं। उनके मार्गदर्शन में 26 विद्यार्थियों ने अभी तक डॉक्टरेट और 16 विद्यार्थियों ने एमफिल की उपाधि प्राप्त की है। शिक्षा और साहित्य से संबंधित सेवाओं के लिए उन्हें कई अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय सम्मान भी प्राप्त हुए हैं। वर्तमान में महाराष्ट्र राज्य हिंदी साहित्य अकादमी के कार्याध्यक्ष हैं और हिंदी भाषा और साहित्य के संवर्धन का अभूतपूर्व कार्य कर रहे हैं। कोई भी संस्था तब फलती फूलती है जब उसकी नींव मजबूत हो। साप्ताहिक विवेक की नींव आज से लगभग 7 दशकों पूर्व राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के ही द्वितीय सरसंघचालक पूजनीय श्री गुरुजी ने रखी थी। साप्ताहिक विवेक से लेकर आज विवेक समूह तक हमारे साथ में लगभग 2 दर्जन से अधिक संस्थाएं एक छतरी के नीचे कार्य कर रही हैं। साप्ताहिक विवेक के रूप में जिस बीज को बोया गया था आज वो वटवृक्ष के रूप में आप सभी के सामने है। इसका श्रेय जिनको जाता है वे हैं हमारे प्रबंध संपादक माननीय दिलीप करंबेकर जी। मैं उनसे अनुरोध करूंगी कि वे कृपया हमको अपना मार्गदर्शन प्रदान करें। माननीय दिलीप जी। माननीय श्री सुनील जी अंबेकर, अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ, माननीय श्री आशीष शेलार जी, IT म्हणायला सोपं आहे, आणि सांस्कृतिक मंत्री महाराष्ट्र राज्य, रामसुंदर जी झा, माझे सहकारी अमोल पिडणेकर आणि पल्लवी अन्वेकर आणि उपस्थित बंधू आणि भगिनींनो, इथे बरेच जण मोठ्या मोठ्या व्यक्ती इथे उपस्थित आहेत। त्या सगळ्यांची नावं घ्यायची म्हटली तर मला दिलेली मिनटं त्याच्यातच संपतील, म्हणून मी कोणाचे इथे बाकी नामोल्लेख करत नाही। कोणीतरी असं म्हटलं होतं की ड्रीम्स आर व्हेरी इझी टू अपलोड बट व्हेरी डिफिकल्ट टू डाउनलोड। स्वप्न आपण सहजपणे अपलोड करू शकतो किंवा हे करू शकतो, रात्री झोपेतही आपल्याला स्वप्न किंवा वगैरे येतात, पण ते डाउनलोड करून प्रत्यक्षात आणणं हे अत्यंत कठीण आणि याचं काम असतं त्याच्या ह्याच्यात। 100 वर्षापूर्वी डॉक्टर हेडगेवार हे जन्मजात देशभक्त होते। त्यांनी क्रांतिकार्यामध्ये भाग घेतला, काँग्रेसच्या चळवळीमध्ये भाग घेतला, त्यात त्यांना अटकी झालेली होती। परंतु एका क्षणी त्यांच्या लक्षात आलं की आपल्या देशाचं स्वातंत्र्य टिकवायचं असेल तर केवळ राजकीय स्वातंत्र्य मिळवून चालणार नाही, तर त्याला सांस्कृतिक स्वातंत्र्यही आपल्याला मिळवायला पाहिजे। आणि हा त्यांचा जो एक विशेष प्रतिभेचा ज्याला आपल्याला हे म्हणता येईल, एक साक्षात्कार म्हणता येईल। जर संस्कृती टिकली तर राष्ट्र टिकेल, राष्ट्राचं स्वातंत्र्य पण टिकेल। आणि म्हणून राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची जी स्थापना केली त्यांनी, ती जे सांस्कृतिक अस्तित्व आहे या समाजाचं, या राष्ट्राचं,
ते टिकवण्यासाठी आणि त्याचं स्वातंत्र्य मिळवण्यासाठी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघाची त्यांनी स्थापना केली. त्यांनी युवल नोआ हरारेचं नावही त्यावेळी ऐकलं नसेल, कारण त्याचा जन्म आता 74-76 साली झाला. आणि त्यांनी होमोसेपियन्स नावाचं एक पुस्तक लिहिलेलं आहे आणि त्याच्यामध्ये संबंध याचा इतिहास त्यांनी याच्यामध्ये दिलेला आहे. आता त्याच्यामध्ये त्यांनी काय दिलं की माणसाचा जसा विकास झाला त्याबरोबर माणसाबरोबर चिपॅन्जी होते, अनेक अशा तऱ्हेची विकसित झालेली किंवा एक झालेले प्राणी होते. त्याच्यापेक्षा माणूस का पुढे गेला त्यांना पराभूत करून? कारण त्यावेळी त्याला कॉन्शियसनेस आला, साक्षात्कार झाला असं आपण काही म्हणू शकतो. त्याला असं कळलं की कल्चरल एक्झिस्टन्स इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द बायोलॉजिकल एक्झिस्टन्स. आणि मानवी संस्कृतीचा जो सगळा विकास झालेला आहे किंवा हे झालेला आहे तो कल्चरल एक्झिस्टन्स इज मोर इम्पॉर्टंट दॅन द बायोलॉजिकल एक्झिस्टन्स या तत्त्वाच्या आधारे, या प्रिन्सिपलच्या आधारे तो झालेला आहे. म्हणून माणसं राष्ट्राकरता, धर्माकरता त्याग करायला का तयार होतात? कारण तो माणसाने डेव्हलप केलेला केलेला विशेष गुणधर्म आणि तो माणसाचा आता इट हॅज बिकम अ जेनेटिकल स्ट्रक्चर. आणि त्याच्यामुळे हा जो डॉक्टर हेडगेवारांनी त्यावेळी जो विषय मांडला तो विषय अत्यंत शास्त्रीय विषय होता आणि जो मानवी संस्कृतीचं जे वेगळेपण आहे आणि ते वेगळेपण सांगणारा तो विषय किंवा वगैरे होता. आणि म्हणून डॉक्टर हेडगेवारांनी जो भर दिला, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघापाशी जे स्वप्न ठेवलं, आपल्यासमोर असलेल्या 10, 12, 15 बालांच्या समोर त्यांनी एक राष्ट्राच्या सांस्कृतिक वैभवाचं, सांस्कृतिक पुनरुत्थानाचं आणि सांस्कृतिक स्वातंत्र्याचं स्वप्न त्यांनी संघाच्या रूपाने याच्यासमोर ठेवलं, आपल्या सगळ्या समाजाच्या समोर ठेवलं. पण त्यांच्यापाशी काय होतं? ही हॅड नो रिसोर्सेस. त्यांच्यापाशी कोणत्याही तऱ्हेचे, ना त्यांच्यापाशी पैसा होता, ना त्यांच्यापाशी वक्तृत्व होतं, ना त्यांच्या कुठल्या तरी अशा घराण्यात जन्म झालेला होता की त्याचं त्यांच्या लोकांनी ऐकावं. म्हणजे एका अर्थानं बघायला झालं तर ही हॅड नथिंग बट फर्म कन्व्हिक्शन अँड फर्म डिटर्मिनेशन, या दोनच गोष्टी डॉक्टरांच्यापाशी होत्या. आणि या फर्म कन्व्हिक्शन आणि फर्म डिटर्मिनेशन या दोन्हीच्या जोरावर त्यांनी अशी एक संस्था निर्माण केली की विच इज अनपॅरलल इन द वर्ल्ड. अशा प्रकारची संस्था या केवळ 2 गोष्टीवर त्यांनी सुरू केली. आणि त्यामुळे संघाचं काम करायला काही रिसोर्स लागत नाही तुम्हाला, फक्त तुमची कार्यकर्त्याची इच्छा असावी लागते. मैदानात चालतं, खोलीत चालतं, कुठे काम करायला किंवा हे करायला यू नीड नो रिसोर्सेस. अशा प्रकारची जगामध्ये आणखी कुठली संस्था असेल किंवा संघटना असेल असं मला वाटत नाही की विच रिक्वायर नो रिसोर्सेस. आणि त्यांनी एवढ्या प्रकारचं मोठं साम्राज्य किंवा हे वगैरे उभं केलेलं किंवा हे केलेलं आहे. आणि त्यांनी काय केलं? नित्यसंस्कारामधनं स्वयंसेवकांच्या मनावर संस्कार करून व्यक्तिगत अस्मितांच्यापेक्षा, व्यक्तिगत अहंकारापेक्षा, व्यक्तिगत लाभापेक्षा राष्ट्रीय मानस त्याचं तयार केलं. आणि त्या राष्ट्रीय मानसाचं जर परिवर्तनाचं शाखा हे केंद्र होतं. आणि जसं शाखा हे राष्ट्रीय मानसाचं केंद्र होतं तसं साप्ताहिक विवेकसुद्धा हे समाज मानसावर संस्कार करणारं केंद्र, प्रसारमाध्यमातलं केंद्र हे 1948 साली निर्माण झालं की ज्यावेळी संघावर बंदी आली होती. समाजाला सांगण्यासाठी कोणत्याही तऱ्हेचं साधन स्वयंसेवकांच्यापाशी उरलेलं नव्हतं. त्या काळामध्ये विवेकचा उदय झाला. आणि विवेकचा किंवा सगळ्याच संघाशी रिलेटेड असलेला जो प्रसारमाध्यमांचा जो प्रवास झाला तो 3 टप्प्यामध्ये झाला. की पहिल्या टप्प्यामध्ये संघाबद्दलची उपेक्षा होती. संघबंदीनंतर संघासंबंधीची समाजाला किंवा कोणत्याही सामाजिक राजकीय क्षेत्राला कोणत्याही प्रकारची उत्सुकता नव्हती. आज सुनीलजींची प्रेस कॉन्फरन्स असेल तर न बोलवता हे येतात, पत्रकार येतात, कुठे सगळ्या बातम्या किंवा हे वगैरे प्रकाशित होतात किंवा हे होतात. पण एक काळ असा होता की सरसंघचालकांचाही कार्यक्रम असो, अमुक असो, तमुक असो, कुठेतरी 2 ओळीची बातमी आली तरी त्याच्याबद्दल समाधान मानावं किंवा हे व्हावं, अशा प्रकारच्या उपेक्षेच्या काळामधला एक संघाचा कालखंड त्याच्यामध्ये गेलेला आहे. त्या उपेक्षेच्या कालखंडामध्ये विवेकसारख्या प्रसारमाध्यमाने इन्फॉर्मेशन देण्याचं काम केलं. म्हणजे संघ परिवारामध्ये, संघ समूहामध्ये किंवा याच्यामध्ये ज्या घटना घडत होत्या, ज्या घडामोडी होत होत्या त्या स्वयंसेवकांच्यापर्यंत पोहोचवण्याचं काम त्यांनी आपल्या पहिल्या टप्प्यामध्ये
उपेक्षेच्या काळामध्ये इन्फॉर्मेशनचं काम केलं. आणीबाणीनंतर संघाच्या शक्तीची लोकांना जाणीव व्हायला लागली, कारण लोकांना राजकीय परिवर्तनं लवकर समजतात त्याच्यामुळे. आणि त्यावेळी जे राजकीय परिवर्तन झालं आणि जनता पक्ष सत्तेवर आला, त्याच्यामध्ये जो संघाचा सहभाग होता तो लक्षात आल्यानंतर प्रसारमाध्यमांनी किंवा त्यांनी तिकडे लक्ष द्यायला किंवा हे करायला सुरुवात केली. आणि त्याच्यानंतर जी सेवा, समरसता आणि संघर्ष ही संघाची त्रिसूत्री होती, की ज्याच्यातनं संघाचा मोठ्या त्यामध्ये विस्तार झाला. या सगळ्या भूमिका मांडण्याचं जे काम आहे, हे काम साप्ताहिक विवेकसारख्या माध्यमातून किंवा याच्यातून हे केलं गेलं. हा विकासाचा दुसरा टप्पा होता. आणि आता तिसरा टप्पा, संघ हा एक व्यवस्थांचा भाग झालेला किंवा केलेला आहे. आणि त्याच्यामुळे ज्यावेळी अशा व्यवस्थांचा तो भाग होतो, त्यावेळी समाजाला एक व्हिजन द्यावी लागते, दृष्टिकोन स्पष्ट करावा किंवा हे करावा लागतो. आणि त्याच्यामुळे ही व्हिजन काय आहे, ही व्हिजन डॉक्टर हेडगेवारांनी संघाची स्थापना केली त्याचवेळी सांगून ठेवलेलं आहे, की मला संघाच्या रूपानं वेगळं तत्त्वज्ञान सांगायचं नाही आहे, कारण ते तत्त्वज्ञान हिंदू समाजातल्या तत्त्वज्ञानांनी मागच सांगून ठेवलेलं आहे. मग ते विवेकानंदांनी सांगितलं, योगी अरविंदांनी सांगितलं, सगळ्यांनी. म्हणजे ड्रीम हॅज बीन ऑलरेडी अपलोडेड. आता काम आहे त्याचं डाउनलोडिंग कसं करायचं, हा आपल्यासमोरचं आणि संघासमोरचं जे काम आहे याच्यामध्ये, की हाऊ टू डू. आणि दॅट इज द चॅलेंज ऑफ दिस सेंचुरी म्हणा किंवा हे म्हणा, की ते डाउनलोड कसं करायचं. आज आपण जगामध्ये बघतो की वर्ल्ड इज इन द टर्मॉईल. युरोपमध्ये काय झालेलं आहे, अमेरिकेमध्ये काय झालेलं आहे, चीनमध्ये काय झालेलं आहे, रशियामध्ये काय झालेलं आहे. आणि ज्यांच्याकडे गेली 100 वर्ष 150 वर्ष आपण मार्गदर्शनाकडे बघत होतो. म्हणजे युरोपमधले विचारवंत असेल, अमेरिकेतले विचारवंत असेल, कम्युनिझम असेल, अमुक सगळ्या ज्या आयडिओलॉजीज आहेत त्या आयडिओलॉजीमध्ये दे हॅव ऑल फेल्ड इन देअर कंट्रीज. आणि जगामध्ये एक टर्मॉईल त्याच्यामध्ये झालेला किंवा केलेला आहे. आणि म्हणून या ग्रंथाला जे दीपस्तंभ नाव दिलेलं आहे, हे दीपस्तंभ काय आहे, की दीपस्तंभ हा स्वतः कुठेही जाऊन ॲडव्हर्टाईज करत नाही, कुठे सांगत नाही, कुठे आक्रमण करत नाही, कुठे विक्रीला स्वतःला ठेवत नाही. तो तिथे असतो आणि तो बघून लोक त्याच्याकडे जायला किंवा हे करायला लागतात. आणि मला असं वाटतं की आपली जी हिंदू संस्कृतीची जी कल्पना आहे, ती संस्कृतीची कल्पना आहे, या तत्त्वाच्या आधारावर असा आपण एक समाज निर्माण करू किंवा हे करू, की त्याला दुसऱ्याला आक्रमण करण्याची गरज नाही, त्याला ईस्ट इंडिया कंपनीसारख्या कंपन्या काढण्याची गरज नाही त्याला ह्याच्यातनी, किंवा प्रसार करण्याची गरज नाही. या तत्त्वज्ञानाच्या आधारावर आध्यात्मिकदृष्ट्या आणि ऐहिकदृष्ट्या संपन्न जीवन जगता येऊ शकतं, असा समाज निर्माण केला, की त्यातूनच जो दीपस्तंभ निर्माण होईल त्याच्याकडे जग आपोआप बघायला किंवा हे करायला सुरुवात होईल. आणि इट इज नॉट ओन्ली थिअरी, म्हणजे हे काही केवळ सिद्धांत सांगतो असं नाही. आपल्यासमोर योगाचं उदाहरण आहे, की योगाचा प्रचार हा कुठेही सैन्य घेऊन केला नाही किंवा कंपन्या फॉर्म करून केला नाही किंवा ह्याच्यातनं केला नाही. जगाला त्याचा जसा अनुभव यायला किंवा हे करायला लागला, तसा स्वतःहून योगाचा स्वीकार करायला किंवा हे करायला सुरुवात केली. आणि मला वाटतं की योग ही एका मूलभूत हिंदू संस्कृतीचा जो दृष्टिकोन आहे, त्या दृष्टिकोनाचा आलेलं प्रत्यंतर आहे. आणि ते प्रत्यंतर पुन्हा एकदा देण्यासाठी तो जो आपली एक सांस्कृतिक जो दृष्टिकोन आहे, सांस्कृतिक जी प्रतिभा आहे, तिचं पुनर्दर्शन व्हावं किंवा हे व्हावं, या दृष्टीनं या ग्रंथाचं नाव हे दीपस्तंभ हे दिलेलं आहे. की दीपस्तंभाकडे लोक जातात. उधाणलेल्या ह्याच्यामध्ये समुद्रामधनं आपल्याला जर किनाऱ्यावर जायचं असेल तर कुठे किनाऱ्यावर जायला पाहिजे, हे एका ठिकाणी स्थिर राहून तो दीपस्तंभ त्यातलं दर्शन किंवा हे वगैरे घडवत असतो. तर हा ग्रंथ काढण्यामागं कदाचित कॉन्शियसली, कदाचित सबकॉन्शियसली अमोलनं तो जो विचार केलेला आहे, तो विचार आपल्या सगळ्या वाचकांच्यापर्यंत पोचावा, एवढीच मी विनंती करून माझं भाषण करतो. धन्यवाद. संघ को या पूजनीय डॉक्टर जी को व्यक्ति निर्माण की प्रयोगशाला, कार्यशाला क्यों कहा जाता है, और आज 100 वर्षों के बाद भी संघ समाज में किस तरह कार्यरत है, इसका शॉर्ट बट स्वीट माननीय दिलीप जी ने आप सभी के सामने प्रस्तुतिकरण किया. इस सभागार में हिंदी विवेक से जुड़े, हिंदी विवेक के शुभचिंतक के रूप में पिछले 15 वर्षों से नियमित रूप से हम सभी के साथ में खड़े रहने वाले कुछ अन्य लोग भी उपस्थित हैं. माननीय मधु चौहान जी, अजीत पनियाल जी, करुणाशंकर उपाध्याय जी,
हमारे माननीय दिलीप जी की पत्नी श्रीमती उज्ज्वला करंबेकर जी, सीएम देशपांडे जी, परेश शाह जी, विमल केडिया जी, गणपत कोठारी जी, मैं इन सभी का मंच की ओर से स्वागत करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ। सम्मान की इसी परंपरा में हिंदी विवेक की शुरुआत जब हुई, अमोल जी ने थोड़ी देर पहले कहा था कि हिंदी विवेक की जो टीम है उसमें सभी मराठी लोग हैं, लेकिन पिछले 15 सालों से हिंदी विवेक को हिंदी भाषिक पाठकों ने जिस तरीके से अपनाया है, शुरुआत से लेकर अभी तक जिन लोगों का वरद हस्त या अभिभावक के रूप में साथ हमें प्राप्त हुई है, उनमें से एक है माननीय वीरेंद्र याग्निक जी। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आएँ और सम्मानीय अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे माननीय वीरेंद्र याग्निक जी का सत्कार करें। याग्निक जी को हम में से यहाँ पर ऐसा शायद ही कोई होगा जो पहचानता ना हो। वे आध्यात्मिक प्रवचनकार के रूप में अधिक प्रसिद्ध हैं और हिंदी विवेक के प्रारंभ से लेकर अभी तक संपादकीय और आर्थिक दोनों स्वरूप में उनका सहयोग हमें प्राप्त होता रहा है। हिंदी विवेक का कार्यालय मुंबई में है, परंतु अब प्रचार प्रसार देश के लगभग हर प्रमुख शहर में हो चुका है। हिंदी विवेक की प्रतिनिधि स्वरूप में जो टीम पूरे देश में कार्यरत है, उनमें से कुछ लोगों को व्यावसायिक टारगेट हमारी तरफ से दिए जाते हैं और ये लोग ऐसे हैं जो अपने व्यवसाय या अपनी नौकरी के साथ साथ शुभचिंतक के रूप में हिंदी विवेक का विस्तार करने के लिए प्रसिद्ध है या प्रयत्नशील रहते हैं। उनमें से भी कुछ लोगों का हम यहाँ पर सम्मान करने जा रहे हैं। माननीय योगेश भोसले जी, मैं उनसे निवेदन करूँगी कि वे कृपया मंच पर आएँ। योगेश जी एक सिक्योरिटी कंपनी में कार्यरत हैं, संभाजी नगर के निवासी हैं। संभाजी नगर जैसे छोटे से शहर में, और जिसे मराठी शहर कहा जाता है, उसमें हिंदी भाषिक पत्रिका का अधिकतम विस्तार करने के लिए हम यहाँ आज उनका सम्मान कर रहे हैं। कोई भी पत्रिका आर्थिक रूप से सक्षम रहे, इसलिए उसका मार्केटिंग करना बहुत आवश्यक होता है और हिंदी विवेक की टीम के मार्केटिंग सदस्य माननीय प्रशांत मानकुमरे जी इस पिलर को, इस नींव को बहुत ही मजबूत तरीके से जकड़ कर खड़े हुए हैं, जिसके कारण आज हिंदी विवेक 15 वर्षों से नियमित रूप से आर्थिक दृष्टि से भी सबल बना हुआ है। आज हम उनका यहाँ पर सत्कार करने जा रहे हैं। माननीय प्रशांत मानकुमरे जी, 15 वर्ष पूर्व हिंदी विवेक की स्थापना हुई थी, उसके 1 वर्ष पूर्व मराठी विवेक में भी वे कार्यरत थे। इस प्रकार से उन्हें लगभग 16 वर्षों का मार्केटिंग का अनुभव है और इस अनुभव का हिंदी विवेक के विस्तार में हमें निरंतर सहयोग प्राप्त होता रहेगा। मैं जानती हूँ हम सभी आज के हमारे प्रमुख अतिथियों को सुनने के लिए उत्सुक है, इसलिए आपका और मंच का अधिक समय ना लेते हुए मैं माननीय आशीष शेलार जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया हमें अपना मार्गदर्शन दें। आशीष जी। फोन गया। मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सम्माननीय सुनील अंबेकर जी, प्रबंधक संपादक विवेक समूह के सम्माननीय दिलीप करंबेकर जी, मुख्य कार्यकारी अधिकारी हिंदी विवेक के अमोल पडनेकर जी, सुप्रसिद्ध उद्योजक राम सुंदर झा जी, उपस्थित पल्लवीताई और उपस्थित सभी भाई और बहनों, सबसे पहले तो मैं आप सबकी तरफ से, मेरी तरफ से, और चूंकि मैं
महाराष्ट्र सरकार का प्रतिनिधि हूँ, इसके लिए महाराष्ट्र सरकार की तरफ से हिंदी विवेक के इस प्रकार के दीपस्तंभ ग्रंथ के विमोचन की बहुत सारी शुभकामनाएं देता हूँ। यह ग्रंथ अपने आप में एक ऐसा दस्तावेज है कि जो बहुमूल्य इस प्रकार का उसका वर्णन किया जा सकता है। यह ग्रंथ 60 अलग अलग लेखों की मालिका है। यह ग्रंथ 8 ऐसी मुलाकातों से परिपूर्ण है कि जिस मुलाकातों से हम सबको इस राह पर चलने वाले हर पथिक का परिचय होता है। इस ग्रंथ में माननीय भैया जी जोशी जी ने भी अपना लेख लिखा है और इस बात का भी जिक्र करना मुझे बहुत उचित लगता है। इस ग्रंथ में जिनका हाल ही में स्वर्गवास हुआ हम सबको छोड़कर गए, ऐसे मधुभाई कुलकर्णी जी का भी लेख है। हम सब अपनी तरफ से मधुभाई कुलकर्णी की आत्मा को सद्गति मिले इस प्रकार की संवेदना प्रकट करते हैं। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के बारे में हम लोग स्वयंसेवक इस नाते, संघ परिवार के कार्यकर्ता इस नाते आपस में जब भी मिलते हैं, हमारे लिए चर्चा का विषय बहुत स्वाभाविक होता है। समाज में ये कुतूहल का विषय है, समाज में संशोधन का विषय है, समाज में ये समझने का विषय है, समाज को अभी तक उसकी पूरी प्रक्रिया को जानने की उत्सुकता का विषय है। और इसके नाते राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का 100 साल का पूरा मार्गक्रमण या इतिहास ये कुछ घंटों में, मैं तो कहूँगा कुछ दिनों में भी कर नहीं सकते। इस प्रकार की बड़ी श्रृंखला कार्य की और विचारधारा की संघ की है। संघ की कार्य पद्धति, संघ के 100 साल ये समंदर की तरह है कि उसको समझना है तो अपने को नीचे गहराई तक जाना पड़ेगा। जैसे अमोल जी ने कहा कि संघ ये अनंत है, तो संघ की उस कार्य पद्धति, विचारधारा, कार्यक्रम और मार्गक्रमणा को समझना पड़ेगा तो कई 100 किलोमीटर ऊपर उड़कर हमको प्रयास करना पड़ेगा। 100 साल के बाद भी संघ का आज वर्णन करना है तो इन 3 शब्दों में ही किया जा सकता है कि संघ आज भी 100 साल के बाद अपनी तारुण्यावस्था में है। 100 साल के प्रवास के बाद वैचारिक समृद्धि की एक पावन अवस्था में है और स्वकर्तृत्व होते हुए भी अहंकार से परे है। और इस प्रकार से 3 शब्दों में उसका वर्णन हो सकता है। यह संघ की 100 साल की पूरी मार्गक्रमण है। ऊपर ऊपर से हमको संघ समझ में ही नहीं आएगा, मैं समाज के लिए कह रहा हूं। और इसके लिए ऊपर ऊपर से समझने का प्रयास करना, यह समझने वाले की बुद्धि से अन्याय हो सकता है। डॉक्टर हेडगेवार जी ने जब संघ की स्थापना की, जिसका जिक्र अभी सम्मान्य दिलीप जी ने किया, तो और कोई संगठन आज तक हम देख सकते हैं दुनिया में, देश में, कि वो अपनी संगठन की, संस्था की बात रखने के लिए कहते हैं कि हम नवनिर्माण के लिए आए हैं, हम नई सोच के लिए आए हैं, हम किसी के विरोध में आए हैं, हम किसी क्रांति के लिए आए हैं। लेकिन इस शायद दुनिया में ऐसा एक संगठन होगा जो किसी का अनुकरण नहीं, किसी की क्रांति नहीं, किसी का उठाव नहीं, किसी के विरोध में नहीं, कोई नवनिर्माण भी नहीं, कोई नया सोच भी नहीं। तो एकमेव ऐसा देश का संगठन या दुनिया का संगठन होगा कि जो कहता है इसमें से मैं कुछ भी नहीं करूंगा, जो है, जो व्यवस्था यहाँ पर है, जो परंपरा यहाँ पर है, जो धार्मिक व्यवस्था यहाँ पर है, उसी को आगे लेके जाने के लिए मैं निर्माण हुआ हूँ। और उस प्रकार की सोच रखने वाला दुनिया का एकमेव संगठन है। राष्ट्र की संकल्पना ईस्वीसन पूर्व 1500 साल पहले ऋग्वेद में भी की है,
कईयों का कहना है कि ब्रह्मांड पुराण में राष्ट्र की कल्पना है, वो भी 7वें दशक में। ये 1800 दशक में यूरोप, रशिया, अमेरिका जैसे देश एक झुंड, एक जमाव, एक इकट्ठा होना और भूमि का टुकड़ा इस नाते राष्ट्र निर्माण करना, इस सोच में मार्गक्रमण कर रहे थे। तब 19वें दशक में एक डॉक्टर हेडगेवार जी के रूप में युग प्रवर्तक व्यक्ति खड़ा होता है और उस पश्चिमी विचारों के राष्ट्र की संकल्पना के बावजूद पूरी दुनिया को कहता है कि भाई आपकी जो सोच है उस मुबारक, लेकिन यहाँ के प्रथा परंपरा, ऋग्वेद, ब्रह्मांड पुराण, जिसका नाम विवेकानंद जी, अरविंद योगी जी से लेकर सबका ले, इन्होंने राष्ट्र की कल्पना जो बनाई है उसी कल्पना के लिए काम करना, यानी संस्कार, राष्ट्र, राष्ट्रवाद, प्रथा परंपरा, चरित्र निर्माण, इसके लिए काम करना है। ये दुनिया के सामने खड़े होकर एक व्यक्ति राष्ट्र यानी क्या, उस राष्ट्र की व्याख्या को उजागर नहीं, उस दिशा में चलता है। और इसी दृष्टि से मुझे लगता है संघ यह अपने आप में दुनिया का सबसे अनोखा संगठन और अनोखी कार्य पद्धति का संगठन है। कोई भी संस्था, संगठन हो 100 साल पूरी करे तो स्वाभाविक है, हम देखते हैं कि उनकी बयान, उनके कार्यक्रम, उनकी मार्गक्रमणा उसी बात पर चलती है कि देखिए हम स्वयं 100 साल चले हैं। वो ये भी कहते हैं कि हमारी ताकत ये सबसे बड़ी ताकत है। कोई और संगठन ये भी कहते हुए दिखता ही पड़ता है कि भाई हमसे टकराना नहीं, हम 100 साल से है। कई संगठन ये भी दिखते हैं जो बात करनी है तो हमसे करिए, और कईयों की कार्य पद्धति ये होती है कि हमारे सिवा और कोई आपको सही रास्ता दिखाई नहीं सकता है। जब इस हम, मैं, स्वयं की प्रक्रिया में दुनिया का कोई भी संगठन अपनी आप को दुनिया के सामने रखता है, तब अहंकार नहीं, लेकिन संघ कार्य पद्धति का भाग नम्रता रहता है। हमसे टकराना नहीं, उस बात के ऊपर हम चलते नहीं। संघ हमें राष्ट्र एकजुटता का काम करना है, इस बात से चलता है। हमारे सिवा कुछ चलेगा नहीं, संघ उसके बजाय करता है और कहता भी है कि हम सब करेंगे ऐसे नहीं, समाज करेगा, हम उसमें व्यक्ति निर्माण का काम करेंगे। हम ही से पूछना चाहिए ऐसा नहीं है। समाज में जो भी आदर्श है उसको आदर्श मानिए, हम उसी के साथ हैं। मुझे लगता है इस प्रकार की कार्य पद्धति का दुनिया का और कोई संगठन आज दिखाई नहीं पड़ता है। संघ के 100 साल की यात्रा के बाद ये बहुत प्रमुखता से कहना चाहिए, ऐसे मुझे लगता है। जीवन पद्धति, कार्य पद्धति क्या होनी चाहिए? तो हमारी हिंदू संस्कृति यही कार्य पद्धति है। सपना क्या होना चाहिए? तो अपने संघ गीत में कहा है पुरखों का सपना पूरा हो, यही सपना हमने देखा है। हमारा सपना अलग नहीं है। जिसने संकल्प किया है उसने इतिहास रचा है, और उसी गीत में आगे हम कहते हैं कि इस पुरखों का सपना पूरा हो, यही सपना हमने देखा है। मुझे इस बात का भी उल्लेख करना पड़ेगा, जो मेरा चौथा मुद्दा इस कार्यक्रम के निमित्त से, वो ये है, जरा कल्पना करिए कोई 100 साल की इतनी बड़ी यात्रा के बाद, इतना बड़ा संगठन खड़ा करने के बाद, अगर उस संस्था का कोई भी पदाधिकारी, व्यक्ति, नेतृत्व या उसको बात रखने वाला नेता दुनिया को 100 साल पूरे होने के समय क्या कह सकता है? ये छोटी बात नहीं है दोस्तों। 100 साल के कार्यक्रम की शुरुआत के लिए हमारे सरकार्यवाह दत्तात्रेय जी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं तो कहते हैं आत्मबल, आत्मभाव, ये सब नहीं। वो पहला मुद्दा करते हैं कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आत्मचिंतन करेगा।
अब 100 साल की इतनी यशस्वी यात्रा के बाद भी मेरी कार्यपद्धति का संघ का पहला काम क्या होगा, तो मैं आत्मचिंतन, मैं यानी संघ आत्मचिंतन करेगा। दूसरी बात दत्तात्रेय जी की उस प्रेस कॉन्फ्रेंस से समझने लायक है कि हम इस यात्रा में जिन्होंने हमको समर्थन दिया, उन सबका हम आभार प्रदर्शन करेंगे। हम बैनर नहीं लगाएंगे, हम और किसी से अपना ढोल बजाएंगे नहीं, हम आत्मचिंतन करेंगे और हम लोगों को जिन्होंने हमको समर्थन दिया उसका आभार प्रदर्शन करेंगे। और तीसरी महत्व की बात, मुझे लगता है ऐसा दुनिया का कोई संगठन नहीं होगा जो 100 साल के यशस्विता के बाद आत्मचिंतन आभार प्रदर्शन के बाद कहता है संघ फिर से स्वयं को, समाज और राष्ट्र को समर्पित करेगा। और इसके लिए मेरा चौथा बिंदु जो है, कोई इस प्रकार की 100 साल के बाद भी बात करने वाला दुनिया का कोई और संगठन हो नहीं सकता। अपने अपने तरीके से हर कोई संघ को समझने का प्रयास करते हैं, हम संघ परिवार के लोग भी अपने अपने तरीके से प्रयास करते हैं। मेरे आकलन से 3 बिंदु राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के 100 साल के प्रवास से दुनिया को दिए हैं। मैं हिंदुस्तान की बात नहीं कह रहा हूं। पहली बात तो हम व्यक्ति, मनुष्य और चरित्र निर्माण का काम करेंगे। स्वाभाविक है हम दूसरी बात करेंगे कि हमारे सभी कामों का मूल बिंदु राष्ट्राय स्वाहा, राष्ट्र केंद्रित होगा। और तीसरी बात जिसका उल्लेख दिलीप जी आपने चलते चलते किया, वो भी महत्व का विषय है कि हम न कहते हुए भी मानवतावाद के दृष्टिकोण से हर मानव को मुक्ति का आध्यात्मिक रास्ता भी देंगे। और हमें दिखाई पड़ता है जिस प्रकार से मनुष्य निर्माण के, चरित्र निर्माण के काम में हम लगे हैं, इसमें आदर्शव्रत इस व्यक्तियों के चरित्र का निर्माण करते कि समाज को खुद ही लगे इनके पास देख के इस तरीके से होना चाहिए। प्रथम राष्ट्र इस भूमिका में कोई आपदा आई, किसी प्रकार की युद्ध परिस्थिति हुई या कोई भी अलगाववाद का प्रयास हुआ, असंख्य उदाहरण अपने पास है कि हमारे स्वयंसेवकों ने राष्ट्र केंद्रित, राष्ट्र समर्पित व्यवस्था के लिए काम किया। और तीसरा मेरे लिए महत्व का विषय है कि जिस प्रकार की खोज या आलोचना से मत लीजिए, लेकिन बहुत बड़े पंडित, संत, साधु अपने अपने क्षेत्र में करते, अच्छी बात है, लेकिन रोज के जीवन में भी जीते जीते मेरा जीवन क्यों है, इसकी खोज के लिए और उस रास्ते पे लाने का काम संघ करता है। और उस कारण मनुष्य का जीवन कर्म परत्वे भी होता है, कारण परत्वे भी हो सकता है। माना तो यह भी जाता है कि जिसका जीवन कर्म परत्वे जीता है वो कारण से भटक जाता है और कर्म का संचय करता है, फिर पुनर्जन्म की राह पर चलता है। लेकिन जिसका जीवन कारण परत्व है वो नैसर्गिक है कि कोई निसर्ग में जो भी चीजें संसार में आई है उसका उद्दिष्ट और कारण है, और उस कारण से और कारण परत्व से जीने वाले का कर्म वो कर्म के अधीन नहीं होता है, कर्माधीन होता है। इस कारण की खोज में, स्व की खोज में कई 100 किलोमीटर और कई जप ताप करने से हमारी कार्य पद्धति उसको राष्ट्राय स्वाहा, मनुष्य के लिए स्वाहा और परोपकार के लिए स्वाहा, इस प्रकार का मुक्ति का मार्ग इसी कार्य पद्धति में देता है। ये ऐसा संगठन दुनिया में और कोई नहीं। ये मेरा 5वां बिंदु है। आज इस बात का मुझे उल्लेख इस अंत में इतना ही कहना है कि संघ आज भी प्रासंगिक है। शायद प्रासंगिक शब्द छोटा है, संघ की सबसे ज्यादा जरूरत 100 साल के बाद तारुण्यावस्था में विचारों की समृद्धि के समय और भी ज्यादा है। वो क्यों है? क्योंकि आने वाला समय, ये समय अपने अपने दृष्टि से हम आने वाले चीजों के आह्वान को देखते हैं। मैं आईटी मिनिस्टर भी हूं सुनील जी, और उसके बाद मुझे जो लगा उस बात को मैं यहाँ पर रखना चाहता हूँ कि अब लड़ाई
ये भी है और लड़ाइयों के साथ कि ह्यूमन वर्सेस मशीन, मानव वर्सेस यंत्र मानव, और तंत्रज्ञान के खिलाफ लड़ाई होगी। तंत्रज्ञान के मैं खिलाफ नहीं हूं, नहीं तो न्यूज आएगी कि आईटी मिनिस्टर टेक्नोलॉजी के खिलाफ है। लेकिन इसका महत्व आप समझिए कि दुनिया में आज जो दो चीजें सबसे बड़ी हुई है, और इसके कारण मुझे लगता है दुनिया को संघ की आवश्यकता है। अल्बानिया नाम का छोटा सा देश, महाराष्ट्र से भी छोटी क्षेत्रफल, लोक संख्या मुंबई से भी कम, लेकिन अल्बानिया में पहले बार ऐसे हुआ। हमें अच्छी व्यवस्था चाहिए, हमें साफ सुथरा जीवन चाहिए, हमें भ्रष्टाचार विरहित कार्य पद्धति चाहिए, हमें काम करते समय आसानी चाहिए, हमारे बारे में कोई सोचना चाहिए। इसके लिए अल्बानिया के देश के सभी नागरिकों ने और कैबिनेट ने निर्णय किया कि इस सभी व्यवस्था के लिए अब हम हमारे देश के मंत्री पद की, अर्थ मंत्री पद की बागदौड़ किसी मानव को नहीं देंगे। और उन्होंने एक यंत्र मानव रोबोट डेली नाम का मंत्री बना दिया। अब मानव को अविश्वास, यंत्र मानव पर विश्वास, साइंस और टेक्नोलॉजी को बाजू में रखे, वो तो चाहिए। और मुझे आश्चर्य हुआ, उसका मैंने उल्लेख लाया मराठी में, उसका उल्लेख जो मुझे मिला, ये यंत्र मानव अल्बानिया में डेली नाम की पहला भाषण उसने पार्लियामेंट में किया, जो मेरे लिए तो आय ओपनिंग है। वो कहती है, मराठी का अवशेष है मेरे पास, ती म्हणाली, विरोधकातील असंविधानिक विरोधक मला असंविधानिक ठरवत आहेत, यंत्रमानव कह रहा है, पण ती म्हणते की मी माणसाच्या मदतीला आलेली आहे, मनुष्याची जागा घेण्यासाठी नाही। संविधानाला धोका तंत्रज्ञानापासून नसून सत्तेत बसलेल्या मानवरूपी लोकांच्या अमानवी निर्णयामुळे आहे। आपने ताली बजाई, मुझे टेंशन की बात है। इसी प्रकार का यंत्र मानव अगर राष्ट्र का नेतृत्व करे तो मानव क्या करे? मंत्री का विषय नहीं है। आगे चलकर चीन में एआई को डीएनए में कैसे डालना है और मनुष्य का निर्माण डीएनए एआई के साथी बने, तंत्रज्ञान का उपयोग कैसे हो सकता है। नेपाल की घटना हमने देखी है। वो सही गलत, क्या सच क्या नहीं, ये आज इसका मंच नहीं, लेकिन सिर्फ मैं वस्तु स्थिति बता रहा हूं, उस पर सही गलत पे भाष्य नहीं कर रहा हूं। 4 सितंबर को नेपाल के सरकार ने निर्णय क्या किया कि भाई हमको ये 26 सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म जो है, ये हमारे देश में व्यवसाय करते हैं, हमारे कंज्यूमर यानी आदमी के साथ करते हैं, तो आप व्यवसाय करते हैं तो हमारे देश में आप कार्यालय खोलो और 5% रेवेन्यू हमको शेयर करो। अब सोशल मीडिया के इस प्रकार के निर्णय पर सोशल मीडिया पर युवकों ने या वहां के लोगों ने किया क्या? तो ट्विटर का उपयोग किया ट्रेंड के माध्यम से। वैसे तो कहो तो कंप्यूटराइज यंत्र इतना ही जानता है कि एक चीज अलग अलग जगह से कुछ लोगों ने हैशटैग के साथ बोली तो ये महत्वपूर्ण है और वो खुद ही उसको ट्रेंड करता है, प्रमोट करता है। कम शब्दों में अलग अलग भाषाओं में उन लोगों ने इसका प्रचार किया, रिस्टोर आवर वॉइस। न्यूयॉर्क में बैठे हुए लोगों को भी लगा कि इस देश में आवाज बन गया है, कोई सुन नहीं रहा है, तंत्रज्ञान ने ये बात बता दी। टिकटॉक का उपयोग किया। टिकटॉक भी ऐसा यंत्र है, वो इतना ही देखता है कि 7 सेकंड से ज्यादा वीडियो किसने देखा और कौन सा देखा है। जो भी 7 सेकंड से ज्यादा देखा उसको फॉर यू ऐसे प्रमोट करता है। उन्होंने एक वीडियो बनाया, आदमी है, बच्चा है, उसको मारा है, गोली मारी, कैमरा टूटा, फूट गया। स्थिति ऐसी थी कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन जो इस स्थिति को नहीं जानते थे उनको ये 12 सेकंड का वीडियो इतनी बार दिखा कि टिकटॉक ने कहा यही देश में हो रहा है। लोग उत्तेजित हुए। और तीसरी बात, फेसबुक हम लोग सिर्फ लाइक के लिए यूज करते हैं, लेकिन फेसबुक का एक इनबिल्ट सॉल्यूशन ये है
कि आप एंग्री फेस का इमोजी डालो तो उस बात को फेसबुक पकड़ता है कि इम्पोर्टेंट इशू है, तो अपने सरकार के खिलाफ इतने इमोजी डाले कि लोगों के पास फेसबुक ने खुद पहुंचा दिया कि सरकार गलत है, टिकटॉक ने पहुंचा दिया लोगों की हत्या हो रही है, और दुनिया को ट्विटर ने कह दिया इस देश में आवाज बंद है। 45 दिनों में राष्ट्र बेचिराग हुआ। जब यंत्र मानव मंत्री बनता है और प्लेटफॉर्म देश की मार्गक्रमणा को तय करता है, उस दरमियान मनुष्य निर्माण का काम हम करते हैं। इस संघ की कार्य पद्धति ये दुनिया की आवश्यकता है, और इसके लिए मानव और मानवतावाद ये दोनों को अगर बचना है तो 100 साल के संघ की यात्रा के बाद और कहीं नहीं, दुनिया को भी राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पास आना पड़ेगा। इस प्रकार की भावना व्यक्त करके मैं मेरे वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय महाराष्ट्र। संघ में जाना और संघ जीना, ये दोनों बहुत अलग अलग और बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। संघ क्या करता है ये वही लोग समझ सकते हैं जो संघ जी रहे हैं। केवल संघ में जाने भर से वो उसका उतना उपयोग नहीं होगा। और अपने वक्तव्य में माननीय आशीष जी ने अत्यंत कम शब्दों में आज की परिस्थिति और संघ की वैश्विक आवश्यकता इस पर जो प्रकाश डाला है, मैं उसके लिए उनका हार्दिक अभिनंदन और धन्यवाद ज्ञापित करती हूँ। हमने आशीष जी के वक्तव्य के पहले अपने प्रतिनिधि माननीय योगेश भोसले जी का सत्कार किया था। नासिक के हमारे एक और प्रतिनिधि हमारे बीच उपस्थित है, माननीय गणेश ठाकुर जी। मैं उनसे निवेदन करूंगी कि वे कृपया मंच पर आए और अतिथियों से निवेदन करूंगी कि वे उनका सत्कार करें। माननीय गणेश ठाकुर जी। गणेश जी व्यावसायिक रूप से रियल एस्टेट एजेंट हैं और नासिक में उनका व्यवसाय है। हम सभी माननीय सुनील जी को सुनने के लिए, उनका मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए उत्सुक हैं, परंतु उनके द्वारा दिए गए विचारों को लेकर उन विचारों का चिंतन मनन करते हुए ही हम इस सभागार से बाहर जाएं, इसके लिए मैं आप सभी का 2 मिनट और समय लेना चाहूँगी। और आज की इस व्यवस्था के लिए, इस हॉल को, इस सभागार को प्रदान करने के लिए ऑर्किड होटल के मैनेजमेंट, यहाँ उपस्थित आप सभी विद्वत जनों का आभार प्रदर्शन करती हूँ। और इस कार्यक्रम को लाइव दिखाने के लिए जो भी टीम यहाँ पर काम कर रही है, हमें सपोर्ट कर रही है, उन सभी का भी धन्यवाद अर्पण करती हूँ। और साथ ही माननीय सुनील अंबेकर जी से निवेदन करती हूँ कि वे कृपया हमें मार्गदर्शन दें। माननीय सुनील जी। आज विवेक के हिंदी विशेषांक दीपस्तंभ के इस प्रकाशन के उत्सव पर उपस्थित श्रीमान महाराष्ट्र राज्य के कैबिनेट मंत्री श्रीमान आशीष शेलार जी, विवेक से जुड़े हुए सभी दिलीप जी और बाकी सभी उनके पदाधिकारी, साथ ही आज विशेष रूप से रामसुंदर झा जी उपस्थित हैं और विवेक के सभी स्नेही जिनका अपार प्रेम है, विवेक के साथ जुड़ा हुआ है, वो सभी को नमस्कार। मेरे पूर्व दिलीप जी ने और बाद में आशीष जी ने बहुत अच्छे शब्दों में संघ और संघ के विचार और उसकी प्रासंगिकता को काफ़ी अच्छा व्यक्त किया है।
वैसे जैसे जैसे समय बीतता जा रहा है, वैसे वैसे जो बात संघ के संस्थापक डॉक्टर हेडगेवार जी कहना चाहते थे, तो वो बात धीरे धीरे और अच्छी मात्रा में लोगों को समझ में आ रही है। संघ की डॉक्टर जी का अगर जीवन देखेंगे, जो संघ के संस्थापक है डॉक्टर केशव बलिराम हेडगेवार जी, तो उनके जीवन से एक बात समझ में आती है कि उन्होंने एक बात का बहुत ध्यान रखा। ऐसे कहना भी गलत होगा क्योंकि ध्यान रखना ही नहीं था। वो उनका विचार, उनका जीवन, सब कुछ ध्येय इतना शुद्ध था कि उन्होंने उस शुद्ध विचार से ही संघ रूपी जो बीज को बनाया। और मुझे लगता है कि आज संघ कार्य का जो इस तरह का विस्तार हुआ है और वो अभी भी अपने ही ध्येय के अनुसार चल रहा है, तो उसमें डॉक्टर जी ने एक बीज के रूप में, एक शुद्ध बीज के रूप में जो उसका रोपण किया, प्रारंभ किया, वो उसकी सबसे बड़ी मुझे लगता है कि विशेषता है। डॉक्टर हेडगेवार जी का जीवन, वो तो बचपन से देशभक्त थे, जन्मजाति देशभक्त थे। हम उनको कहते हैं कि बॉर्न पैट्रियट, जन्म से ही देशभक्त थे। किसी प्रसंग, घटना के कारण वो इस प्रकार का विचार उनके मन में नहीं आया। प्लेग में उनके माँ पिताजी का एक ही दिन देहांत हो गया, तो उसके बाद मन खट्टा तो होता ही है, हुआ, उनका भी हुआ, परंतु ज़्यादा दिन नहीं रहे। उनको लगा कि शायद मैं फ्री हो गया हूँ, अब मुझे पूरा देश का ही काम मैं अच्छे से कर सकता हूँ। ये छोटी उम्र में ही उनके मन में ये विचार आया और वो उन्होंने पूरा अपने को झोंक दिया। उनके बारे में अभी नागपुर में जब स्वाधीनता के 75 वर्ष हुए, तो नागपुर में एक स्कूल है जिसका नाम है धनवटे नगर विद्यालय। उस विद्यालय में भी स्वाधीनता के 75 वर्ष का कार्यक्रम था। तो उस कार्यक्रम की जो प्रिंसिपल मैडम है, उन्होंने अतिथि के रूप में आज के जो वर्तमान के अपने पूजनीय सरसंघ चालक डॉक्टर मोहन जी है, उनको मुख्य अतिथि के रूप में बुलाने के लिए आग्रह किया। और जब कार्यक्रम में उन्होंने अपनी प्रस्तावना में ये कहा कि ये वही स्कूल है जिसका नाम पहले नील सिटी विद्यालय था, और संघ के जो संस्थापक थे डॉक्टर हेडगेवार, उन्होंने अपने स्कूल के समय में वंदे मातरम का नारा लगाया था और माफ़ी मांगने से नकार दिया था, और इस कारण से इसी स्कूल ने उनको निकाल दिया था। इसलिए हमें लगा कि जिस स्वाधीनता आंदोलन में उन्होंने वंदे मातरम का नारा लगाया था और उसके 75 वर्ष हो रहे हैं, तो शायद हमारी स्कूल ने, इसी बिल्डिंग में ऐसा घटना हुई थी, तो आज उसी संगठन के जो प्रमुख है उनको यहाँ पर बुलाकर शायद हम वो जो कार्य यहाँ से हुआ था उससे थोड़ा बहुत तो ऋण से मुक्त हो सकते हैं। तो कभी कभी ऐसा लगता है कि जब काम शुद्ध होता है, शुद्ध भाव से होता है, तो काल का चक्र घूमता है और जिस उद्देश्य से कार्य शुरू हुआ वो बात पहुंचती है। समय लग सकता है, धैर्य की आवश्यकता निश्चित होती है, परंतु चक्र घूमता है। और इसलिए उन दिनों ही डॉक्टर जी का जो जीवन था, तो उनके स्कूल के समय में ही, नागपुर के समय में जितने भी लोग सार्वजनिक जीवन में कार्यरत थे, उन सभी को उनके स्कूल जीवन में ही ये ध्यान में आ रहा था कि ये जो बालक है इसके अंदर एक विशेष प्रकार का भाव है। और इसलिए उन्होंने उनको उसी स्कूल के समय ही तिलक जी से मिलने के लिए पुणे में भेजा। वो पुणे में जाकर तिलक जी से 3 दिन मिलकर आए, उनके घर रहकर आए, और बाद में सबने मिलकर उनको कोलकाता भेजा। कोलकाता के नेशनल मेडिकल कॉलेज में वो गए और उनका अनुशीलन समिति और क्रांतिकारी से संपर्क आया। बाद में नागपुर आए। नागपुर आने के बाद उस समय की जो कांग्रेस, आज की नहीं, उस समय की, नहीं, ये उल्लेख करना बहुत ज़रूरी है। तो उस कांग्रेस में वो सक्रिय हो गए। वो स्वाधीनता आंदोलन का समय था और उन्होंने लगातार स्वाधीनता आंदोलन में वो बिल्कुल पूरी तरह सक्रिय थे और अपने जीवन के अंतिम समय तक वो उसमें सक्रिय थे।
उन्हें ये काम करते करते उनके ध्यान में ये आया कि देश में जो बहुत सारे हमारे देश की परंपराएं हैं, विशेषताएं हैं, हमारे देश की मूल संस्कृति है, हमारी एकता का जो आधार है, हमारा जो ज्ञान है, इसके बारे में कहीं ना कहीं कुछ भ्रम समाज में उत्पन्न हो गए हैं। और उस कारण से जो हजारों वर्ष तक एक रहने वाला जो समाज है, उसमें उसकी एकता में कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही है। और शायद उस एकता के बाधित होने को ही वो अपनी पराधीनता का मुख्य कारण मानते थे। और इसीलिए उन्होंने, उनके मन में ये लगातार ये भाव चल रहा था कि कहीं ना कहीं स्वाधीनता के आंदोलन में तो पूरी शक्ति लगानी है, लेकिन साथ साथ में इन बातों पर भी कोई उपाय ढूंढना पड़ेगा। और इसीलिए स्वाधीनता आंदोलन में सक्रिय रहते रहते उन्होंने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन का प्रारंभ किया। महात्मा गांधी जी और डॉक्टर जी का एक संवाद है, उसमें गांधी जी उनको पूछते हैं कि आप तो संघ के कार्यकर्ता हैं, तो आपने ये कार्य संघ में रहकर ही क्यों नहीं किया, कांग्रेस में रहकर ही आपने ये संघ कार्य क्यों नहीं किया। तो उन्होंने ये उनको जो उत्तर दिया, उन्होंने ये कहा कि ये जो काम है, क्योंकि बिना किसी स्वार्थ से, शुद्ध अंतःकरण से, और जिसको प्राथमिकता मानकर ऐसे लोग तैयार करने की एक जगह चाहिए जहां पर लोग शुद्ध राष्ट्रीय भाव से और समाज के प्रति आत्मीयता से उसकी सेवा करने के लिए तैयार होंगे। कभी कभी लोग पूछते हैं कि ये इतने दिन तक शाखा में जाने से इतना लंबा क्यों समय लगता है। मैं कई लोगों को पूछता हूँ, भाई आपको बैडमिंटन प्लेयर बनना है तो बचपन से प्रैक्टिस कराते हैं, क्रिकेटर बनना है, अपने मुंबई में देखते हैं हम लोग कब से प्रैक्टिस कराते हैं, आशीष जी क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष भी है, तो कितने कम उम्र से रोज अभ्यास करते हैं रोज। तो अच्छी व्यक्ति बनने के लिए अच्छे गुण, अच्छे सद्गुण अपने अंदर लाने के लिए भी तो अभ्यास करना पड़ेगा, वो ऐसे थोड़ी हो जाएगा। अपने घर में, परिवार में भी अभ्यास करना पड़ेगा, और उसके अतिरिक्त अगर सामाजिक जीवन में, कई लोग व्यक्तिगत रूप में बहुत अच्छे हैं, लेकिन सार्वजनिक जीवन में, समूह में, राष्ट्रीय जीवन में भी एक शुद्ध चरित्र के साथ चलना और व्यक्तिगत से आगे निकलकर समाज के लिए सोचना, इसका भी अभ्यास बाल्यकाल से ही होना आवश्यक है। और मुझे लगता है कि आज हर परिवार में ये बात समझ में आ रही है। कई लोग सोचते हैं कि बेटा या बेटी बड़ी होने के बाद जब देखते हैं कि वो सही नहीं जा रहा है तो उसको ज़बरदस्ती समझाने में लगते हैं, फिर विवाद ही होता है, रिश्ते खराब होते हैं, समस्या ही होती है। तो ये काम लेट करने का नहीं है, ये काम बहुत लंबे समय तक और बहुत पहले से, प्रारंभिक काल से करने का है। वास्तव में ये काम तो हर परिवार से और पूरे सामाजिक की संस्थाओं से ही होना है। संघ का प्रारंभ इसी बात को पुनः स्थापित करने के लिए हुआ। संघ में ये सब नहीं होगा, लेकिन ऐसा हो सकता है, और ऐसा होने से लोग प्रेरित होकर अपने अपने परिवारों में, अपने अपने जीवन में भी उस बात का पालन कर सकते हैं, ताकि पूरा समाज ही हमारा वैसा बने। क्योंकि एक संगठन अच्छा बनने से भी समाज में जो परिवर्तन होना अपेक्षित है वो नहीं हो सकता। कोई भी संगठन का जो प्रयास है वो एक उदाहरण है कि जहां लोग विश्वास खो देते हैं कि भाई ये संभव है कि नहीं। कई लोग सोचते हैं अरे दुनिया खराब है, अच्छा रहने से फायदा नहीं, अच्छा हो सकता है क्या, अच्छे लोग हो सकते हैं क्या, अच्छा किया जा सकता है क्या। और जब बहुत विकट परिस्थिति, हमारे 200, 400, 500 वर्ष का जो संघर्ष था, उसमें समाज में बहुत प्रकार की विपरीत परिस्थितियां थी, और जिससे समाज के विश्वास में भी कमी आ रही थी। और इसीलिए उस समय में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत हुई, ये विश्वास को पुनः स्थापित करने के लिए कि यह, हाँ, अपना धर्म जो है वो धर्म यूनिवर्सल है, उसे छुपाने की जरूरत नहीं है,
उसे जोर से समझकर, जोर से बोलने की, पालन करने की और दुनिया के लिए उसको उस शुद्ध स्वरूप में लाने की जरूरत है। अपनी संस्कृति जो है वो भी हर समय में वो प्रासंगिक है। वो संस्कृति का पालन पूरी दुनिया के भी काम आएगा और इसलिए उसका पुनर्जागरण आवश्यक है। और इसलिए ऐसे जिसको बोलते कि युग युग के जो विषय है उन मूल बातों को बहुत ही सहज भाषा में, सहज पद्धति से, जो उस पद्धति से करने की दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जैसे संगठन का डॉक्टर हेडगेवार जी ने शुभारंभ किया। कई बार बड़े बड़े विद्वान लोग हिंदुत्व, राष्ट्रीयत्व, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ इसको कॉम्प्लिकेट कर देते हैं। बड़ी बड़ी आजकल तो बहुत सारी चर्चाएं होती है, बहुत सारे बात करते हैं, लेकिन वास्तव में जब संघ का एक सामान्य स्वयंसेवक जब दूसरे किसी घर में जाता है, किसी परिवार में जाता है और जब उनको ये कहता है कि जैसे हम अपने माँ के साथ हमारा एक रिश्ता है, एक अपने परिवार के साथ रिश्ता है, उसके एक्सटेंशन के रूप में हम अपने समाज और राष्ट्र के साथ वो रिश्ता बढ़ाते हैं, बनाते हैं, तो ये बात सहज रूप से समझ में आती है। हर परिवार चाहता है कि अपने घर में जो नई पीढ़ी है उनको अच्छे संस्कार मिले, वो अच्छे बने, हमारे परिवार के रिश्ते अच्छे रहे और वो देश और समाज के लिए कुछ करें। और अपने घर में जैसा अच्छा वातावरण है वैसा अच्छा वातावरण समाज में भी बने। मुझे लगता है ये कोई नई बात नहीं है। और अपने सभी हिंदू परिवारों में, घरों में अपने महान महापुरुषों के बारे में, संतों के बारे में, ग्रंथों के बारे में अपने नई पीढ़ी को भी पता चले, उनको भी इसके बारे में ज्ञान हो, अच्छी बातें, अच्छे मूल्य बताने का प्रयास हर परिवार में करते हैं। और कभी कभी उनको लगता है कि जितना करना चाहिए, जैसा होना चाहिए, उतना नहीं कर पा रहे क्योंकि वातावरण नहीं है वैसा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के माध्यम से ऐसा वातावरण बनाने का प्रयास प्रारंभ हुआ। और इसलिए जब स्वयंसेवक कोई भी परिवार जब संघ के बारे में सुनता है, समझता है, तो उनको लगता है अरे ये तो वैसा ही है जैसा हम अपने परिवार में सोचते हैं, हम जैसा सोचते हैं वैसा ही है ये। और इसलिए वो संघ के कार्य को निकटतम पाते हैं, सबसे नज़दीक वाला पाते हैं और स्वाभाविक और सहज रूप से उससे जुड़ जाते हैं। तो इसलिए कई बार ये होता है कि संघ का कार्य ऑर्गेनिक तरीके से बढ़ता जा रहा है। मतलब अभी मशीन की बात हो रही थी और एआई की बात हो रही है, मशीन लर्निंग की चर्चा चल रही है और एवरीथिंग फास्ट की बात चल रही है आज दुनिया में। और ये बात भी लगातार हो रही है कि जो जितनी बात फास्ट कर सके वो डेवलपमेंट है, वो मॉडर्न है, ये बात भी चल रही है। मैं एक बार, मुझे याद है बहुत दिन पहले, एक बार चेन्नई में, अभी आजकल तो नया एयरपोर्ट बन गया, पहले पुराना एयरपोर्ट में एक दुकान लगी हुई थी। उस दुकान में वो बोर्ड लगा हुआ था, वी सर्व स्लो फूड वेरी फास्ट। वो डोसे की दुकान थी, मतलब सिंपल, टू मेक इट सिंपल। लेकिन उनको लगा कि उनके ऊपर भी दबाव आ गया कि लोगों को फास्ट फूड की आदत है, तो बाकी लोगों को लगता है कि ये देसी खाना जो है वो तो बड़ा स्लो है, मतलब स्लो, मतलब बनने में भी टाइम लगता है, ऐसा लोगों का एक नैरेटिव्स तो वो दिमाग में आ गया। तो उनको लगा कि इसको थोड़ा सा उत्तर दिया जाए। उन्होंने अपना बोर्ड लगाया, वी सर्व स्लो फूड वेरी फास्ट, मतलब हमारा डोसा तुरंत मिल जाएगा आपको। तो मैं यही सोचता हूँ कि ये संघ की शाखाओं का जो विस्तार हुआ है, और ये है तो स्लो फूड, मतलब आराम से पकाया जाता है, आराम से होता है, एक एक व्यक्ति से बात करते हैं, फिर मिलते हैं, 4 बार मिलते हैं और फिर बात होती है, फिर देश की बात होती है, धर्म की बात होती है, समाज की बात होती है, टाइम लगता है। तो वैसे इसलिए कभी कभी लोगों को लगता है इट्स स्लो, लेकिन दुनिया में कुछ काम अभी सब लोग दुनिया में चर्चा कर रहे हैं, बड़े बड़े फिलोसोफर्स, बड़े बड़े कारपोरेट्स में भी ये लिखा जा रहा है कि वी मस्ट डू, कुछ बातें हम लोगों को स्लोली करनी चाहिए। कि एक समय था कि हाउ यू कैन डू द थिंग्स वेरी फास्ट।
तो मुझे लगता है कि ये बात धीरे धीरे समझ में आ रही है, और इसलिए हमारा देश का सबसे पुरातन योग जो है आजकल दुनिया में पूरा सब लोग ले रहे हैं, तो बोलते तो बहुत स्लो है वो, लेकिन फास्टेस्ट ग्रोइंग मतलब चल रहा है उसका, हर जगह जा रहा है योग। तो संघ के संदर्भ में भी इसी तरीके से संघ का कार्य जब प्रारंभ हुआ तो कई लोग सोचते थे कि डॉक्टर जी के समय में कि इसका क्या उपयोग होगा, एक शाखा चलाने से क्या होगा, शाखा में कुछ लोग आने से क्या होगा। लेकिन ये बात बीज के रूप में डॉक्टर जी और उनके जो साथी थे उनको ये बात ध्यान में थी। कभी आप नागपुर जाएंगे तो डॉक्टर जी का घर है पुराने शहर में, और अभी वो स्थित है महल एरिया में। वहाँ जाएंगे तो वो 2 मंजिला छोटा सा घर है, उसमें दूसरी मंजिल पहली मंजिल पर जाएंगे तो उसमें एक छोटे से कमरे में डॉक्टर जी और डॉक्टर जी के कुछ साथी मतलब वो उनसे बहुत छोटे थे उम्र में, ऐसे 17 लोग, उनके नाम भी लगे हैं वहाँ पर। वो लोग बैठकर उन्होंने सोचा कि हमें ऐसा एक संगठन बनाना है जो इस तरीके से इस राष्ट्र की सेवा के लिए काम करेगा, और हिंदू धर्म, हिंदू समाज, हिंदू संस्कृति, हिंदू समाज और अपना राष्ट्र, इसके लिए ये काम करेगा। बाद में संघ कार्य का विस्तार भी हो गया, आज देश भर में संघ कार्य का विस्तार हुआ है, और ये काम ऑर्गेनिक तरीके से हुआ। एक स्वयंसेवक के परिश्रम से देश के हर कोने में ये कार्य पहुंचा है। आज जब मैं कुछ दिन पहले मणिपुर में था तो मणिपुर में मैंने देखा कि मणिपुर के स्थानीय मणिपुरी लोग संघ के साथ जुड़े हुए हैं, और वो लोग इन परिस्थितियों में भी समाज के साथ मिलकर कैसे वो राष्ट्रीयता के भाव से जुड़े रहे, और किस तरीके से धीरे धीरे वहाँ की जो समस्या है उसका समाधान देश के अंदर अपने धर्म, परंपरा, संस्कृति, समाज के अंदर ढूंढे, इसके लिए प्रयास कर रहे हैं। तो संघ कार्य जहाँ पहुँचा, इसका मतलब जहाँ संघ की शाखा पहुँची, जहाँ संघ का कार्य पहुँचा, वहाँ इस भाव का जागरण हुआ है, और जिस भाव के कारण ये संघ कार्य धीरे धीरे हर जगह स्वाभाविक रूप से पहुँचा। आज दुनिया भर के लोग इन बातों के लिए विचार कर रहे हैं। कई लोग मिलते हैं तो उन लोगों को ये बातें ध्यान में आ रही है कि मैं एक बार अभी कुछ दिनों पूर्व ब्रसेल्स गया था, तो वहाँ के मेयर से बात हो रही थी, तो उन्होंने कहा, फिलिप नाम था उनका, तो उनसे जब बात हुई तो उन्होंने अपने देश में क्या क्या काम किया कोरोना के समय, ये सब बताया। फिर मैंने बताया कि कैसे हमारे देश में सरकार ने काम किया, संघ ने काम किया, सामाजिक संस्थाओं ने, और संघ के काम के बारे में विस्तार से बताया। तो उन्होंने मुझे कहा कि अगर मेरे देश में भी ऐसा कोई संघ होता तो शायद मेरे देश में मैं इससे बहुत बेहतर काम कर पाता। तो ये जो बात मैं जब उनके बाद से मैं समीक्षा करने लगा तो ध्यान में आया कि धीरे धीरे करते करते संघ केवल शाखा का विस्तार नहीं है, संघ एक भाव है अपनेपन का, सभी को अपना समझने का, आत्मीयता का। हिंदुत्व क्या है? हिंदुत्व में जो तत्व है क्या है? एकत्व का तत्व है। वो एक शब्द में बोलना है तो एकत्व की अनुभूति मतलब हिंदुत्व है, कि भाई अलग नहीं है, उसमें भी वही तत्व है। इसकी अनुभूति जो रखते हैं और उसके अनुसार व्यवहार करते हैं आत्मीयता से, वो हिंदू है और वो हिंदुत्व है। बहुत ही सिंपल है ये, और उसके अनुसार जो बरसों तक चलते रहते हैं उसके अनुसार वो उनकी संस्कृति है। सबको अपना मानकर एक साथ जीने की जो प्रवृत्ति है और वैसा व्यवहार है, वो हमारी संस्कृति है। तो इस बात का प्रासंगिकता जो है वो लगातार बढ़ती जा रही है और लोगों को ये बात समझ में आ रही है। और इसलिए आज जब हम इस मोड़ पर खड़े हैं कि अब पूरे दुनिया में ये हमारा देश आगे बढ़ रहा है, बहुत सारे लोगों के प्रयास के कारण अब हम लोग हर क्षेत्र में आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे समय पर जब ये बात दुनिया में चल रही है तो निश्चित रूप से अब वो हमारा विकास का रास्ता किस दिशा में जाएगा, इसके बारे में भी सोच अत्यंत आवश्यक है। और मुझे लगता है कि ये सोच अपने धर्म, संस्कृति, मानवता का कल्याण, पर्यावरण के अनुकूल होना, इसके अनुसार वो रास्ता होना ज़रूरी है।
और इस दृष्टि से आज जब संघ के शताब्दी के वर्ष में हम लोग खड़े हैं, तो 100 वर्ष तक जो कार्य हुआ कि ये बात, मूल बात को, कि हमारे देश में हमारा जो राष्ट्र है, इस राष्ट्र में एक पुरातन है ये, लेकिन भविष्य में भी इसके पास बहुत सारे ऐसे कार्य करने की क्षमता है जो पूरे विश्व का कल्याण के लिए सोच सकता है, कार्य कर सकता है। ये विश्वास पूरे देश में, समाज में उत्पन्न करने की जो प्रक्रिया थी, मुझे लगता है कि उस दिशा में हम एक स्थान तक हम पहुंचे हैं। और इसीलिए जब संघ प्रारंभ हुआ तो लोग कहते थे कि इस देश का कुछ होने वाला नहीं है, और ये बात करते 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 कि इस देश का इतिहास बहुत गौरवशाली है, वर्तमान में हमारे पास क्षमता है, वो क्षमताएं भविष्य के लिए भी उपयोगी है, इस बात पर ही संघ लगातार काम करता रहा। इस विश्वास के साथ खुद विश्वास रखना, समाज में विश्वास उत्पन्न करना, मुझे लगता है कि वो भारत माता की जय का स्वर जो है, उसके प्रति एक स्वाभिमान का बात आज समाज में अच्छी मात्रा में स्थापित हो रही है। और दूसरी और एक बात बहुत परिवर्तन हुई है कि एक समय जब शुरुआत हुई तो संघ के स्वयंसेवक तो काम करते ही थे, धीरे धीरे एक काल गया, उपेक्षा हुई, फिर थोड़ा विश्वास आया, फिर समर्थन आया। अब मुझे लगता है कि 100 वर्ष के बाद समाज में बहुत सारे लोग, बहुत सारी संस्थाएं और एक सकारात्मकता आई है, और बहुत सारे लोग केवल दर्शक बनकर नहीं, प्रत्यक्ष समाज परिवर्तन के कार्य में सहभागी होना चाहते हैं। और ये मुझे लगता है कि इन 100 वर्ष की यात्रा में हुआ बहुत बड़ा बदलाव है। एक, लोगों का विश्वास, दूसरा प्रत्यक्ष सहभागी होने की उनकी इच्छा। और इसीलिए आगामी दृष्टि से ये बात महत्वपूर्ण होगी कि आगामी ये सभी लोगों के सहभाग से हम अपने समाज को, अपने राष्ट्र को हम अच्छी दिशा में कैसे आगे ले जाएंगे। पिछले 1000 वर्षों में देश पर बहुत संकट आए, पिछले 100 वर्षों में भी आए, स्वाधीनता के बाद भी आए। अब धीरे धीरे उन संकटों का सामना करने के लिए हम एक राष्ट्र के नाते भी मजबूत होते जा रहे हैं, और ये हम सब लोगों के लिए बहुत स्वाभिमान की बात है। और इस दृष्टि से राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के छोटे छोटे जो प्रयास थे कि अपने देश से लोगों को परिचय कराना, छोटे छोटे प्रयास थे, धीरे धीरे लोगों का इन बातों से परिचय हुआ। एक समय था नॉर्थ ईस्ट के बारे में वहाँ के लोग अन्य हिस्से में जानते नहीं थे, यहाँ के लोग वहाँ के बारे में जानते नहीं थे, वो लोग बाकी जानते नहीं थे। संघ ने और संघ के विविध संगठन ने इसके लिए बहुत प्रयास किए। विद्यार्थी परिषद का सील टूर हो, वनवासी कल्याण आश्रम का प्रयास हो, और बहुत सारे माय होम इज इंडिया जैसे प्रकल्प हो, बहुत सारे ऐसे काम हुए। आज वहाँ भी वातावरण बदला है, देश भर में भी लोग अब समझने लगे। तो ये केवल एक जानने की प्रक्रिया थी, एक दूसरे को जानना, और एक दूसरे को जानना, पूरे देश के इतिहास को जानना, वर्तमान को जानना, अपने संस्कृति को जानना, ये जानने की प्रक्रिया को ही गति देने का काम संघ के लोगों ने किया है। और आज उसके परिणाम स्वरूप बहुत सारे लोग बहुत कुछ जानने लगे, देश के बारे में, समाज के बारे में, अपने धर्म के बारे में, संस्कृति के बारे में, और उसी कारण से एक जागरण पूरे समाज में हुआ है। आने वाले समय में एक निश्चित रूप से जो देश के सामने जो भी आज संकट है, उनका सामना करने के लिए एक तरफ पूरे समाज को प्रखरता से खड़े होने की आवश्यकता है, एक साथ मिलकर, बिना किसी बात से भ्रमित होते हुए। आजकल केवल मानव भ्रमित नहीं करते, मशीन भी भ्रमित करती है। अभी आशीष जी बता रहे थे विस्तार से, तो मशीनें भी बड़ी भ्रमित करती हैं। कई बार लोग सोचते थे कि अरे ये तो मशीन से आया है, हिसाब या कुछ भी तो मशीन ने हुआ, कैलकुलेशन हुआ है, बैंक ने किया है, किसी ने किया है, तो मशीन ने किया है मतलब ईमानदार होगा, आदमी पर विश्वास नहीं। लेकिन अब इतना ही मत मानिए, मशीन में भी आजकल बहुत सारे प्रकार और ये सारे आजकल जो एल्गोरिदम्स का उपयोग करते हुए, और जैसे होता है ना कि मैं कई बार बोलता हूँ कि मशीन लर्निंग है ना, तो अपने बच्चे को हम ही सिखाना पड़ता है। अगर अपने बच्चे को और किसी ने सिखाया तो उसके संस्कार रहेंगे ना।
तो इसलिए उस दृष्टि से बहुत सारे प्रयास कर रहे हैं, सरकारें भी कर रही है, आशीष जैसी सभी लोग कर रहे हैं कि हमारे देश में जितने भी हम लोग नई टेक्निक आए उसमें हम अपने तरीके से सिखा दें उसको। तो ये बात मशीन को भी सिखाना पड़ेगा और अपने देश के लोगों के नई पीढ़ी को भी ये बात अपने तरीके से बतानी पड़ेगी। तो आने वाले समय में इस परिवर्तन में सभी लोग कैसे सहभागी हो, और जिस उद्देश्य से डॉक्टर हेडगेवार जी ने राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की शुरुआत की और उसके पश्चात लगातार 100 वर्षों तक बहुत सारे लोगों ने समाज के सहभाग के साथ, सहयोग के साथ, बहुत सारे संघर्षों में भी निरंतर इस धारा को, इस संघ धारा को बना के रखा। समाज के बहुत लोगों ने इसमें बहुत बड़ा योगदान दिया। किसी विपरीत से विपरीत परिस्थिति में इस धारा को अक्षुण्ण मतलब प्रवाहित रखने के लिए बहुत सारे प्रयास किए हैं। और मुझे लगता है कि जब हम संघ के 100 वर्ष हो रहे हैं तो उन सारे लोगों के जो योगदान, बलिदान, उनके संघर्ष, इन सब का स्मरण करना, उनको ध्यान रखना भी बहुत आवश्यक है। और ये निश्चित रूप से ये सब बातें बहुत प्रेरक हैं। और आने वाले समय में समाज की जो एक उत्साह है, समाज का जो आत्मविश्वास है, उसके साथ आने वाले समय में इस राष्ट्र को हम एक उस स्तर तक ले जाए कि पूरी दुनिया में जहाँ भी कहीं अन्याय अत्याचार हो या जहाँ भी कहीं प्रेम आत्मीयता की कमी हुई हो, उसको हम पूरा कर सके। इस दृष्टि से अपने राष्ट्र को उस स्तर पर ले जाना है, हर दृष्टि से हम सक्षम हो ताकि कोई भी हमारे राष्ट्र की तरफ टेढ़ी नज़र करके न देख पाए। और इसलिए जैसे हमारे कथाओं में है कि शिव और शक्ति का, तो वो बात बहुत ज़रूरी है। और संघ में डॉक्टर हेडगेवार जी अपने प्रारंभिक काल से वो इस बात के बारे में बहुत आग्रही थे कि शिव और शक्ति की साधना एक साथ होनी चाहिए। तो कई लोग सोचते हैं कि निवृत्ति जो है, कुछ लोग निवृत्त हो जाते तो वो कार्य से भी निवृत्त हो जाते हैं, और कुछ लोग तत्कार्य में लग जाते हैं तो वो बाकी वो निवृत्त नहीं रहते, वो मतलब फिर अपने स्वार्थ में लग जाते हैं। तो डॉक्टर हेडगेवार जी ने अपने डायरी में मैं देख रहा था 28 मई 1930 को लिखा उन्होंने, कर्मण्येवाधिकार रस्ते महाफलेषु कदाचन का अर्थ वो लिखते हैं। उन्होंने लिखा कि जो कार्यकर्ता है उसको मन से, समाज में कोई भी व्यक्ति को मन से तो वो निवृत्त होना चाहिए, मतलब मन से निवृत्त होना चाहिए, लेकिन प्रवृत्ति से कार्यरत होना चाहिए। कई बार लोग दोनों को अलग अलग कर देते हैं। कोई सक्रिय है तो फिर वो निवृत्ति नहीं रहेगा, निवृत्त है तो वो सक्रिय नहीं रहेगा। तो उन्होंने एक कॉम्बिनेशन को बताया कि ये प्रवृत्ति और निवृत्ति दोनों को एक साथ, मन जो है निवृत्ति की तरफ और जो हमारा प्रवृत्ति है वो कार्य की तरफ होनी चाहिए। और मुझे लगता है दैट इज़ द बेस्ट कॉम्बिनेशन, डॉक्टर जी ने कहा। और उस कारण से उन्होंने ये बात उठाई कि भाई जिस तरीके से ये, इसी से हम लोगों को जो राष्ट्र के लिए जो गुण चाहिए, तो आज के समय में मुझे लगता है संघ ने इसी बात को, निवृत्ति और प्रवृत्ति दोनों को जोड़कर कार्य करने का इतने 100 वर्षों में प्रयास किया है। मुझे लगता है आज भी समाज में इसकी बहुत आवश्यकता है, पूरी दुनिया को इसकी आवश्यकता है, क्योंकि कुछ राष्ट्र जिनके पास बहुत सारी शक्ति आई, उन लोगों ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया है, आज भी देख रहे हैं हम लोग, और शक्तिहीन बनाने का प्रयास किया है। भारत ही ऐसा एक राष्ट्र हो सकता है जो शक्ति तो रखेगा लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग विश्व कल्याण के लिए करेगा। और इसलिए भारत को शक्तिमान बनना बहुत आवश्यक है, और इसलिए उस दिशा में जो भी कार्य करते हैं वो बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, आप कितने भी अच्छे व्यक्ति हो तो आपको जो अच्छे लोग हैं वो आपको अच्छा मानेंगे, आपका अनुकरण करेंगे, लेकिन जिनके अंदर वो भाव जागृत नहीं हुआ है सात्विक प्रवृत्ति का, वो आपको मानेंगे नहीं। मतलब राम के ज़माने में भी राम को बहुत सारे लोग मानते थे, लेकिन रावण ने तो नहीं माना, क्योंकि उनके अंदर वो प्रवृत्ति नहीं थी। तो वो तो शक्ति से माना, क्योंकि भय तो सबको दिया हुआ है, शक्ति का भय वो सबके लिए कॉमन है। और इसीलिए दोनों बातों की आवश्यकता समाज में होती है। एक, आप शुद्ध चरित्र के सात्विक व्यक्ति हो, लेकिन साथ में शक्ति की आराधना भी आवश्यक है।
ताकि अच्छे लोग आपकी सात्विकता और अच्छे से आपके साथ चलते रहें और बिना डर से चलते रहें, और जो वैसे नहीं है, दुष्ट प्रवृत्ति के है, वो आपकी शक्ति देखकर वो खुद भयभीत होकर इस आपकी रास्ते में अड़ंगा न डाले। तो ये जो अपनी शिव और शक्ति की जो साधना है, मतलब एक साथ, ये मुझे लगता है कि अपने देश की परंपरा है, और उस बात का जागरण साथ, मतलब शक्ति हो लेकिन दुष्ट प्रवृत्ति न हो, सात्विकता हो लेकिन सक्रियता हो। तो ये बातों की दृष्टि से संघ ने हमेशा, डॉक्टर जी जो संघ के संस्थापक थे, समाज में इस प्रवृत्ति का जागरण करने के लिए उन्होंने संघ कार्य की शुरुआत की, और इस दिशा में संघ के स्वयंसेवकों ने लगातार डॉक्टर जी की दिशा के अनुसार संघ कार्य को 100 वर्षों तक चलाने का निरंतर कार्य किया है। आने वाले समय में समाज के सभी लोगों के साथ मिलकर ये कार्य निरंतर भारत के एक इस तरह से एक सर्वोत्कृष्ट, या मैं कहूँगा कि परम वैभव जिसको हम शब्द उपयोग करते हैं, उस दिशा में भारत को लेकर जाने की दिशा में हम सब लोग आगे बढ़ेंगे, यही मैं बात कहूँगा। और भारत माता की जय। विगत 100 वर्षों में संघ ने समाज में क्या कार्य किए और उनका क्या परिणाम, सुपरिणाम हम सभी आज देख रहे हैं। 100 वर्षों की कोई संस्था जब समाज में इस प्रकार कार्यरत होती है तो उसका परिणाम क्या दिखाई देता है, इसका उत्कृष्ट उदाहरण राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। हमारे मान्यवर वक्ताओं ने आप सभी के सामने अपने विचार प्रस्तुत किए। मैं पुनः एक बार उनका आभार व्यक्त करती हूँ। आपसे निवेदन करती हूँ कि संपूर्ण वंदे मातरम के बाद इस कार्यक्रम की समाप्ति होगी, उसके बाद बाहर स्नेह भोजन है, उसका आस्वाद लेकर अवश्य जाएं, और वंदे मातरम के लिए कृपया अपने अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं। वंदे मातरम, वंदे मातरम, सुजलां सुफलां मलयज शीतलां शस्यश्यामलां मातरं वन्दे मातरं। शुभ्रज्योत्स्नां पुलकितयामिनीं फुल्लकुसुमिता द्रुमदलशोभिनीं सुहासिनीं सुमधुरभाषिणीं सुखदां वरदां मातरं वन्दे मातरम्। कोटिकोटिकण्ठ कलकलनिनादकराले कोटिकोटिभुजै द्रुतखरकरवाले अबला के नो माय तो बोले बहुबलधारिणीं नमामि तारिणीं रिपुदलवारिणीं मातरं वन्दे मातरं। तुमि विद्या तुमि धर्म तुमि हृदि तुमि मर्म त्वं हि प्राणा शरीरे बाहुते तुमि मा शक्ति हृदये तुमि मा भक्ति। तोमारै प्रतिमा गढ़ी मंदिरे मंदिरे मातरं वन्दे मातरं। त्वं हि दुर्गा
दशप्रहरणधारिणीं कमलां कमलदलविहारिणीं वाणीं विद्यादायिनीं नमामि त्वां मातरं नमामि कमलाम् अमलामतुलां सुजलां सुफलां मातरं वन्दे मातरं श्यामलां सरलां सुस्मितां भूषितां धरणीं भरणीं मातरं वन्दे मातरं वन्दे मातरं। भारत माता की धन्यवाद।